21 रूम नंबर 108। हमने जब ये सुना तो हमारी बाहें खिल उठी। हम सच में इस समय बहुत खुश थे, या शायद यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमने ऑडिशन दिया और हम सिलेक्ट भी हो गए, पर जब हमने वहाँ के डायरेक्टर के सामने जब हमें पेश किया गया तब वे हमारे गाने से ज़्यादा हमारी खूबसूरती पर फिदा हो गया। एक दिन उसने यहाँ होटल पर बुलाया और जैसे ही हम वहाँ गए उस कमीने ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जब हम उसका इरादा कुछ हद तक समझने लगे तब हमने उसे कहा अब हमें चलना चाहिए, हमें ज़रूरी काम है। ये देखकर उस डायरेक्टर ने हमें पीने के लिए पानी देते हुए कहा अच्छा चले जाना, मुझे बस तुम्हें इतना बताना था, कल हमने तुम्हारी मीटिंग एक फेमस सिंगर से कराई है और तुम्हें कल अपना बेस्ट देना होगा। ये बात सुनकर हम बहुत खुश हुए। हमने अपने सामने रखा हुआ पानी का गिलास एक बार में ही खत्म कर दिया। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। पानी पीते ही हमें नशा चढ़ने लगा। ये देखकर वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, फिर हमारे ऊपर न जाने कहां से पर एक वाइन की बोतल उड़ेल दी। हमने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उसके सर पर एक भारी फूलदान मारकर वहां से भाग गए। फिर हम यहाँ लिफ्ट से होते हुए पहुंच गए। आगे आप जानते ही हैं। अक्षय ये सुनकर बहुत उदास हो गया। उसने चिल्लाते हुए पूछा वे डायरेक्टर अभी कौन से रूम में ठहरा है? मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा जिससे खुद के सामने ही खुद पर ही उसे शर्म आएगी। अक्षय का गुस्सा देखकर वह लड़की भी थोड़ी सहम गई। शायद उस लड़की की कहानी से सिस्टम का मन भी दुखी हो गया था। तभी सिस्टम से आवाज आई बधाई हो, आपको एक नया मिशन, डायरेक्टर को सबक सिखाओ, इनाम शुद्ध ऊर्जा। अक्षय ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कन्फ्यूजन दिखाई देने लगा। सोचने लगा क्या सिस्टम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझता है जो रिवॉर्ड्स के बिना अपने बिस्तार तक से उठेगा तक नहीं। अक्षय को किसी गहरी सोच में खोया देख उस लड़की ने पूछा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अक्षय ने हड़बड़ाते हुए कहा हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब वह डायरेक्टर ठीक नहीं रहेगा, तुम बस मुझे उसका रूम नो बताओ। लड़की ने शांति के साथ जवाब दिया रूम नंबर 108। फिर अक्षय थोड़ा सा फ्रेश होकर अपने रूम में से बाहर रूम नंबर 108 की ओर गुस्से से निकलता है। पीछे से वह लड़की कहे जा रही थी हमें पुलिस से मदद मांगनी चाहिए। अक्षय उसका जवाब देते हुए कहता है पुलिस मैं जानता हूं कुछ नहीं कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे हलावत में ही बंद करेगी। इस पर वह लड़की चिंता जताते हुए बोलती है तो आप क्या करने जा रहे हैं? अक्षय यह सुनकर बस एक ईवल स्माइल देते हुए कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ देर में ही वे दोनों रूम नंबर 108 के पास थे। अक्षय ने देखा कि रूम लॉक्ड है। अब देखने से तो यह नहीं पता चल रहा था रूम बाहर से या फिर अंदर से बंद है। अक्षय फिर वहां पर बैठी एक काउंटर गर्ल के पास गया। उसने पूछा क्या रूम नंबर 108 में जो गेस्ट ठहरे थे वे चले गए? काउंटर गर्ल ने शांति से कहा यस सर, वह कल रात ही बेहद गुस्से में यहाँ से चले गए थे। अक्षय ने वहां से नाराज होकर निकलते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा हाँ सुनो, तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोन नंबर है? लड़की ने कहा हाँ है, तो वैसे क्यों? अक्षय ने कहा बस तुम मुझे एक बार बता देना। इसके बाद उस लड़की ने अक्षय को नंबर बता दिया जिसे अक्षय ने अपने दोस्त विकी को फॉरवर्ड कर दिया और उसके नीचे एक मैसेज टाइप कर दिया भाई इस नंबर की लोकेशन प्रोवाइड कर दे। 5 मिनट के अंदर अंदर अक्षय को विकी ने एक लोकेशन प्रोवाइड कर दी। अरे यार ये हमेशा ऑनलाइन ही रहता है क्या? 5 मिनट में तो लोग मैसेज सीन तक नहीं करते और यह बंदा छोड़। फिर अक्षय उस लड़की के साथ उस लोकेशन पर अपनी BMW को लेकर गया। रास्ते में उस लड़की ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षय ने बस इतना बोला डायरेक्टर के पास। लड़की ने आगे पूछना जारी रखा पर आपको उसकी लोकेशन कैसे पता? उसने आज तक मुझे कभी भी अपने घर पर इनवाइट नहीं किया है। इस पर अक्षय ने झुंझलाते हुए कहा यार तुम कितना सवाल करती हो, पर कुछ भी कहो तुम सब अच्छा लगता है। अक्षय ने महसूस किया था उसकी आवाज़ में एक अलग ही नशा था जो लोगों को बार बार सुनने पर मजबूर कर देता था। लड़की ने अभी भी अपनी मीठी सुरीली आवाज़ में पूछना जारी रखा वैसे यह का तुम्हारी है बहुत अच्छी है। अक्षय चुपचाप उसकी बातों में खो गया था। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा अगर तुम इसी तरह बोलती रहोगी तो सच में मैं कहीं तुम्हारा दीवाना ना बन जाऊं। यह बात सुनकर उस लड़की का चेहरा लाल हो गया और वह कुछ समय तक तो कुछ नहीं बोल पाई। फिर उस लड़की ने एक बार अपनी मीठी लेकिन धीमी आवाज़ में बोला वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर कुछ देर तक उनमें कोई बात नहीं हुई और थोड़ी ही देर में वे दोनों लोकेशन पर पहुंच गए। लोकेशन एक बड़े से विले की थी। अक्षय ने अपनी गाड़ी पार्क की और मेन विले की गेट की ओर चला गया। आप कहाँ जा रहे हैं? उधर गार्ड्स है, लड़की ने चिंता जताते हुए अक्षय को चेतावनी दी। अक्षय ने कहा तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास है तो बस तुम मेरे पीछे आओ। अक्षय सीधा बड़े से गेट के आगे जाकर रुका। फिर उसने एक जोरदार लात बड़े से दरवाजे पर मार दिया जिससे दरवाजा धम की तेज आवाज के साथ खुल गया। पास ही हल्की नींद में लेटे गार्ड्स भी पूरी तरह से जग गए। 22 डायरेक्टर का सबक। गार्ड्स इतनी तेज आवाज़ सुनकर एकदम से जाग गए थे। उन्होंने सामने जब अक्षय को देखा तो उसे देखकर जैसे सभी को गुस्सा आ गया हो। उनमें से एक ने कहा अरे भाई क्यों सुबह सुबह दिमाग की दही बना रहा है, क्या काम है? अक्षय ने शांति से पूछा क्या यह किसी डायरेक्टर का विला है? इस पर एक गार्ड्स ने बोला हाँ है। तो अक्षय ने बिल्कुल शांति से अपनी बात कही मुझे वैसे कोई बड़ा काम नहीं है, बस डायरेक्टर की इतनी पिटाई करनी है कि 7 जन्मों तक वह मेरा नाम न भूले। यह सुनकर जैसे पहले से भड़के गार्ड्स के अंदर की आग में जैसे घी डाल दिया गया हो। उनमें से एक मोटा गार्ड ने यह कहते हुए हमला कर दिया तू मारेगा हमारे मालिक को, इसके लिए पहले तुझे तो मरना होगा।
अक्षय ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तब अक्षय ने बस अपना एक हाथ धीमे से उठाया और उस मोटे गार्ड्स के पेट पर मार दिया, जिससे उस गार्ड का मोटा सा शरीर किसी कटे हुए पेड़ के भांति जमीन पर धमसा गिरा और इससे हवा में कुछ धूल भी उड़ गई। वह लड़की बस मुंह खोले अपने सामने यह सब होता हुआ मुंह खोले देख रही थी। उसने मुंह इसलिए खोला था ताकि वह अक्षय को रोक या सावधान कर सके, पर उसे तो शायद अब डायरेक्टर की ही परवाह करनी शुरू कर देनी होगी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी अक्षय एक बार अपनी जगह से हिला और बिजली की तरह उन गार्ड्स पर टूट गया। इससे पहले गार्ड्स कुछ समझ पाते अक्षय की मार से वह जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। इसके बाद एक हाथ उस लड़की के सामने बढ़ा, वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि अक्षय का था। अक्षय ने अपना हाथ लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब रास्ता साफ है, हम चल सकते हैं। यह सुनकर लड़की बस किसी पुतले के भांति बस अक्षय के पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में अक्षय डायरेक्टर के मेन लोकेशन उसके बेडरूम के पास पहुंच गया। अक्षय ने एक बार फिर पहले जितनी जोरदार किक इस दरवाजे पर भी मारी। दरवाज़ा अंदर से बंद होने के बावजूद भी उसका लॉक तोड़ते हुए खुल गया। सामने का नज़ारा देखते ही अक्षय का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया हो। सामने डायरेक्टर एक 17 से 18 वर्ष की नग्न लड़की को अपने बाहों में जकड़े सोया हुआ था। आवाज़ सुनकर दोनों की नींद खुल गई। डायरेक्टर के साथ सोई हुई लड़की ने नीचे गिरा हुआ कंबल अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया और दौड़कर सीधा बाथरूम में चली गई। डायरेक्टर एक मोटा सा 40 से 45 उम्र के आसपास का आदमी था, फिर भी शौक उसके जवानी वाले थे। डायरेक्टर ने पहले तो अपने कपड़े पहने, फिर अपने सामने अक्षय और उस लड़की को देखा तो उसने गुस्से में अक्षय पूछा, तू कौन? कहीं तू इस लड़की का आशिक तो नहीं जो मुझसे बदला लेने आया है और तुझे गार्ड्स ने रोका नहीं? कल से उनकी वेतन काटनी पड़ेगी। और तू गायत्री, पिछली बार तो बच गई लेकिन इस बार नहीं बच पाएगी। अक्षय ने बस एक डरा देने वाली स्माइल के साथ अपने साथ आई गायत्री को जाने को कहा, तुम जाओ और हाँ, बाहर से गेट बंद कर देना। डायरेक्टर भी अब तक उठ गया था। उसने अपने पास बेल को जोर से दबाते हुए अक्षय से कहा, अभी कुछ देर में तेरी मौत लिए मेरे गार्ड्स आते ही होंगे, थोड़ी देर रुक बस। जब गायत्री पूरी तरह से बाहर चली गई और उसने दरवाजा भी बंद किया तब क्या होना था, शुरू हो गया चीखों का सिलसिला, बचाओ बचाओ, कोई इस हैवान से। चिंटू, रमन, शेर सिंह सब कहाँ मर गए? अक्षय ने तभी एक फूलदान उठाया और डायरेक्टर के दोनों टांगों के बिल्कुल बीच में मार दिया। आहा! तभी एक जोर से आवाज आई और पूरा बिस्तर खून से सन गया। यह आवाज सुनकर गायत्री और बाथरूम में चुपचाप बैठी लड़की दोनों सहम गई। लगभग 5 से 10 में ही डायरेक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई जिससे कुत्ता भी दूर भागे। डायरेक्टर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भाई आप कौन हो? मुझे माफ़ कर दो, आपको जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए उस लड़की को 1 साल में ही एक फेमस सिंगर बनाऊंगा। अक्षय यह सुनकर थोड़ा शांत हुआ, तभी सिस्टम की आवाज़ आई, टिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट ए प्योर एनर्जी। यह एनर्जी बिल्कुल शुद्ध है, इससे आप किसी को ठीक भी कर सकते हो और किसी को मार भी सकते हो। यह एनर्जी आपके इच्छा अनुसार अपने आप को बदल सकती है और आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अक्षय ने डायरेक्टर को देखते हुए एक बार फिर ईविल स्माइल दी, जिसे देखकर डायरेक्टर डरते डरते पूछता है, अब आप क्या करने वाले हैं? मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। अक्षय ने डायरेक्टर से कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसके हाथ को कुछ देर तक पकड़ा और उसमें अपनी एनर्जी को भेजने लगा। पहले तो उसने डायरेक्टर के घाव को ठीक करने की कोशिश की। पल भर में ही डायरेक्टर के सारे घाव ठीक हो गए। इससे पहले डायरेक्टर खुशी मना पता, अक्षय ने डायरेक्टर के हाथ को छोड़ दिया और दूर से ही अपनी एनर्जी को जहर में बदलने लगा, जिससे डायरेक्टर के पूरे शरीर पर जलने का निशान बनने लगा और डायरेक्टर को बेतहाशा दर्द होने लगा। अक्षय ने फिर से सारे निशान ठीक कर दिए और कहा, अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर मुझे गायत्री का नाम टॉप सिंगर्स में नहीं दिखा तो तू विदेश में भी छुपा हो, मेरा दिया गया जहर तुझे इतना दर्द देगा कि तू मौत मांगने के लिए भी तरस जाएगा। अक्षय की धमकी सुन डायरेक्टर की रूह तक कांप गई। उसने डरते डरते कहा, ठीक है, आप जैसे कहे। फिर अक्षय ने गायत्री को आवाज़ दी, अब तुम आ सकती हो, मामला निपट गया है। 23 स्ट्रेंज अट्रैक्शन। जब गायत्री अंदर आई तो उसने अंदर की हालत देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अंदर जगह जगह बस खून बिखरा हुआ था और बहुत सारा खून तो डायरेक्टर के शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे चिपका हुआ हो उसका खून नहीं। गायत्री बार बार अपने मन में सोचे जा रही थी, इस लड़के का खून नहीं, डायरेक्टर का खून नहीं, तो आखिर खून किसका था? कहीं उस लड़की का तो नहीं? वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नहीं, उस लड़के को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वह किसी को सच में मार सकता है। गायत्री सोच में खोई हुई ही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वह लड़की एक नाइट गाउन पहने निकल पड़ी। अक्षय ने गायत्री के आंखों के आगे एक बार अपने हाथ को लहराया, जिससे उसकी जान में जान आई। क्या हुआ? किस सोच में खो गई? अक्षय ने सवालिया नजरों से पूछा। गायत्री ने धीमी आवाज में कहा, बस हम यही सोच रहे थे कि यह खून किसका है। अक्षय ने कहा, यह तुम खुद डायरेक्टर जी से ही पूछ लेना। हाँ, यह सब छोड़ो, डायरेक्टर ने एक फैसला किया है। फिर अक्षय डायरेक्टर की तरफ घूरते हुए बोलता है, यह भी मुझे बताना पड़ेगा कि खुद भी मुंह खोलोगे? डायरेक्टर अपनी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, तो गायत्री बेटी, मैंने यह फैसला लिया है कि 6 महीनों के अंदर ही मैं तुम्हें तुम्हारी असली पोजीशन पर पहुंचा दूंगा, मतलब तुम्हें एक टॉप क्लास सिंगर बना दूंगा। अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो वह अक्षय की तरफ गर्दन झुकाए बोलता है, आपकी जूती मेरा सर।
गायत्री ने जब यह सुना तो उसके खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसने बचपन से एक ही तो सपना देखा था, एक फेमस सिंगर बनने का, जो कि अब उसे पूरा होता हुआ दिख रहा था। उसने खुशी में झूमते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? हम 6 महीने में ही एक फेमस सिंगर बन जाएंगे। अक्षय ने गायत्री के खुशी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए कहा, 6 महीने यह तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे में तो 1 महीने में ही एक बेहतरीन कलाकार बनने का हुनर है। मैंने खुद तुम्हारी आवाज़ में एक नशा सा महसूस किया है। तभी अक्षय ने कुछ नोटिस किया। उसे पता नहीं क्यों जब से शुद्ध ऊर्जा मिली है तब से वह गायत्री की तरफ खींचा ही चला जा रहा था। एक अलग फोर्स अक्षय को गायत्री की तरफ खींच रही थी, और यह फोर्स अक्षय को ही नहीं गायत्री को भी अक्षय से कई गुना ज़्यादा खींचाव अक्षय की तरफ महसूस हो रहा था। गायत्री ने खींचाव के कारण या अपने धन्यवाद को प्रकट करने के लिए पर अक्षय को जोर से गले लगा लिया। अक्षय ने भी गायत्री को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उधर जब डायरेक्टर और उस लड़की ने यह देखा तो उन्होंने अपने सर झुका लिए। कुछ देर तक यूं ही गले लगाने के बाद दोनों के बीच का खींचाव खत्म हुआ, पर गायत्री अभी भी अक्षय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अक्षय के बाहों में अलग ही शकुन मिल रहा था। यह देखकर अक्षय ने ही गायत्री को अपने आप से अलग किया। गायत्री ने जब यह देखा तो वह थोड़ा शर्मा सा गई। उसने अपनी मधुर आवाज़ में बिल्कुल धीमे से बोला, थैंक यू और हमें माफ़ करना। अक्षय ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे अब हमें चलना चाहिए, इधर तो सारा काम हो गया है। फिर जाते जाते अक्षय ने एक बार फिर डायरेक्टर को देखा, जिससे डायरेक्टर घबरा सा गया। अक्षय ने शांति से कहा, तुम हॉस्पिटल में जाकर अपने बॉडी में खून डलवा देना, वरना खून की कमी तुम्हारे शरीर में पनप जाएगी। इसके बाद दोनों वापस चले गए, जिससे डायरेक्टर के सांस में सांस आई। अक्षय ने गायत्री से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। गायत्री ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम खुद रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। अब आप प्लीज़ हमारे लिए, आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। अक्षय ने कहा, इसमें परेशानी कैसी, इसी बहाने मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा, वरना आज तो मुझे कोई काम है ही नहीं, तुम बस अपने घर का एड्रेस बताओ। गायत्री ने जब देखा कि अक्षय उसकी एक नहीं सुनने वाला तो उसने हार के अक्षय की बात मानते हुए कहा, आप बहुत जिद्दी है। फिर उसने अपने घर का एड्रेस बताया। कुछ देर में ही गाड़ी एक पतली सी गली के पास जाकर रुकी। अक्षय ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? इस पर गायत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा घर यहीं पास में है, अब मैं पैदल चली जाऊंगी, वैसे भी अब गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। अक्षय ने एक बार पूछा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे घर एक गिलास पानी पी सकता हूँ? मुँह सूख सा रहा है। अक्षय ने इतने प्यार से पूछा था कि गायत्री के अंदर मना करने की हिम्मत नहीं थी, उसने भी हामी भर दी। अक्षय और गायत्री दोनों साथ में गायत्री के घर के पास पहुंच गए। गायत्री का घर छोटा सा और गली के बिल्कुल कोने में था, शायद इसलिए गायत्री अपना घर दिखाने से घबरा रही थी। अक्षय ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आखिर दिल्ली में उसका घर भी तो बिल्कुल ऐसा ही था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अक्षय गायत्री के साथ अंदर घुसा। अंदर एक थोड़ा कमज़ोर सा दिखने वाला एक आदमी अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। देखने से तो वह गायत्री के पिता लगते थे। उन्हीं के पास एक सुंदर महिला, शायद गायत्री की माताजी, सर पर हाथ रखी बैठी हुई थी। उनका चेहरा बहुत हद तक गायत्री से मेल खा रहा था। बगल में उसके 2 छोटे भाई भी उदासी के साथ बैठे हुए थे, पर जैसे ही उन्होंने गायत्री को देखा उसके पूरे परिवार में जैसे खुशी की लहर दौड़ उठी। उसकी माता अपनी जगह से उठी और गायत्री को चूमते हुए बोली, मेरी प्यारी बेटी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू रात भर से कहाँ थी? कुछ देर तक तो अक्षय को यूं ही नज़रअंदाज किया गया, पर थोड़ी देर में ही माताजी की नज़र अक्षय के ऊपर पर ही गई। उसने अपनी बेटी से सवालिया नज़रों से पूछा, बेटी यह कौन है? आखिर क्या जवाब देगी गायत्री? आखिर गायत्री और अक्षय के बीच में कैसा था खींचाव? क्या यह थी उनके बढ़ते प्यार की निशानी? CH24 दोबारा मिलेंगे गायत्री? गायत्री ने जवाब दिया, माँ यह नहीं होते तो मैं आपको अपना मुंह शायद कभी नहीं दिखा सकती। माँ ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ था मुझे बता। गायत्री ने अक्षय की तरफ ध्यान लाते हुए कहा, माँ पहले इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे दो, फिर बाद में चैन से बात करेंगे। यह सुनकर उसकी माँ ने गायत्री के भाई से कहा, रोहित जा पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट ले आई। यह सुनकर अक्षय ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, बस पानी चलेगा, गला कब से सूखे जा रहा है। यह सुनकर गायत्री की मां अंदर पानी लेने चली गई। तभी उधर अक्षय की नज़र गायत्री के पिता पर पड़ी। जब गायत्री ने देखा अक्षय कुछ देर से उसके पिता को देखे जा रहा है, तब उसने दुखी आवाज़ में कहा, वह मेरे पिता है जो कि 5 सालों से कोमा में गए हुए हैं। अक्षय यह सुनकर गायत्री के पिता की ओर बढ़ा। अक्षय ने उनके हाथ को धीरे से उठाया, फिर उसमें अपनी एनर्जी डालने लगा। जैसे ही अक्षय की एनर्जी अक्षय के हाथ से बाहर निकली, गायत्री का ध्यान अक्षय पर पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया। अक्षय को लेकर गायत्री के मन में कई रोमांचित कर देने वाले ख्याल आने लगे। संभाल गायत्री अपने आप को, यह तू क्या सोचे जा रही है? गायत्री गायत्री, पूरा परिवार तुझे देख रहा है और तू यह सब सोच रही है। आखिर मुझे क्या हो गया है? क्या यही प्यार होता है? गायत्री लगातार अपने मन में कई चीजें सोच रही थी। तभी गायत्री ने अपने कदम अक्षय की तरफ लालची नजरों से बढ़ा दिए। अक्षय ने अब तक अपना काम कर दिया था। अक्षय ने गायत्री के पिता की ब्लॉक नस को एक बार फिर से खोल दिया था, जिससे गायत्री के पापा झटके से उठते हैं और सबसे पहले उठते ही कहते हैं, गायत्री गायत्री बिटिया। गायत्री अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अपने पिता को उठते देख उसका ध्यान पूरी तरह से अक्षय से हटकर अपने पिता की तरफ चला जाता है। पिताजी आप ठीक हो गए? गायत्री उनकी बाहों में लिपटते हुए उनसे कहती है।
उधर जैसे ही अक्षय गायत्री को देखता है उसका मन विचलित होने लगता है। वह गायत्री को बस एकटक देखता रहता है। उधर गायत्री की माँ पानी लेकर आ रही थी। अपने पति को वापस ठीक होता देख उनके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है और वह भी दौड़कर अपने बेटी के साथ ही उनके गले लगा लिया। पीछे से उनके दोनों भाई ऐसे उन्हें देख रहे थे कि जैसे वे कहना चाह रहे हो हमारे लिए तो जगह छोड़ देते। कुछ देर के मिलाप के बाद सबका ध्यान का केंद्र अक्षय बन गया। गायत्री ने कहा, आपने यह कैसे किया? अब यह झूठ मत बोलना, अपने आप हो गया सब। मैंने देखा था, आपने जैसे ही उन्हें छुआ वैसे ही उनमें जैसे जान आ गई। अक्षय ने कहा, वह बस मुझे थोड़ा चिकित्सा का ज्ञान है। इस पर गायत्री की मां ने कहा, थोड़ा इसे थोड़ा कहते हैं। 5 सालों से कोमा में सोए मेरे पति को आपने 2 पल में जगा दिया। जहां तक मैं जानती हूँ यह तो कोई चमत्कार ही कर सकता है। अक्षय ने उस तरफ से सबका ध्यान हटाते हुए कहा, माँ जी क्या आप मुझे पानी दे देंगी, वरना शायद मैं ही प्यास से मर जाऊँ। यह सुनकर गायत्री की माँ अंदर गई और एक बड़ा सा पानी का गिलास लेकर अक्षय के सामने मेज पर रख दिया। अक्षय ने एक ही बार में सारा पानी पी लिया। फिर उसने गायत्री की माँ से कहा, माँ जी क्या मैं गायत्री से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो शायद फिर हम मिले या न मिले। माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर गायत्री और अक्षय वहां के एक कमरे में चले गए। अक्षय ने दरवाजा को थोड़ा सा बंद कर दिया जिससे अंदर की आवाज़ बाहर न जा सके। फिर उसने गायत्री से कहा, गायत्री क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? गायत्री ने जल्दी से कहा, आपने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे। अक्षय ने अपनी जेब से एक चेक निकला और उस पर 1 करोड़ की धनराशि लिख दी और उसे गायत्री के हाथों में पकड़ा दिया। गायत्री प्लीज़ मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम। गायत्री ने जैसे ही चेक पर लिखी हुई राशि देखी उसके हाथ कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, क्वाड्रुपल 1 करोड़? हम यह कैसे ले सकते हैं? आपने हम पर पहले ही कितने एहसान कर दिए हैं। यह हमसे नहीं हो पाएगा, हमें माफ़ कीजिएगा। अक्षय ने समझाते हुए कहा, यह पैसे हम तुम्हें मुफ्त में थोड़ी न दे रहे हैं। तुम जब एक फेमस सिंगर बन जाओगी तब हमें यह पैसे लौटा देना और हमें पूरा विश्वास है एक दिन तुम्हारे पर पूरे आसमान को घेर लेंगे। तुम्हारे आगे पीछे कोई भी तुम्हारा मुकाबला करने वाला नहीं होगा। तभी गायत्री ने धीरे से पूछा, क्या उस समय आप हमारे साथ रहेंगे? अक्षय ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम भी उसी आसमान में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अक्षय की इन बातों से गायत्री भावुक हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह आंखों में एक दृढ़ संकल्प के साथ कहती है, हम उस आसमान तक जरूर पहुंचेंगे जहां आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब आप जाए, हम आपको अब उसी आसमान की ऊंचाइयों में मिलेंगे। अक्षय अब उस रूम से निकलकर गायत्री की माँ के पास गया। माँ जी अब मैं चलता हूँ, मुझे निकलना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, गायत्री की माँ ने कहा। फिर अक्षय वहां से निकल गया। आज अक्षय को अलग ही खुशी और शांति मिल रही थी। जैसे ही अक्षय खुशी खुशी अपनी गाड़ी के पास गया वहां उसने देखा भीड़ सी जमा हो गई थी। अक्षय भीड़ को देखकर एकदम से परेशान सा हो गया, कहीं उसकी 1-2 दिन की नई निवली गाड़ी को कुछ हो तो नहीं गया। आखिर क्या हो गया था अक्षय की नई गाड़ी को? आखिर उधर इतनी भीड़ क्यों जमा थी? 25 फर्स्ट डे इन कॉलेज। तभी अक्षय ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। यह देखकर वह लड़की एकदम हैरानी में चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ भी? कहीं तुम मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ तक नहीं आए हो? इस पर अक्षय ने कहा, मैं और तुम्हारा पीछा जब तक जिंदा हूं तब तक तो कभी नहीं। जी हाँ, यह और कोई नहीं बल्कि क्लास की मॉनिटर और कल अक्षय की इज्जत लूटने वाली टीना ही थी। टीना ने अक्षय की बात पर जवाब देते हुए कहा, अच्छा जिंदगी भर नहीं, अब तो मैं यहीं बैठूंगी। इतना टीना ने अपना बैग अक्षय के बगल में रखकर खुद बैठ गई। फिर उसने अक्षय को दबी आवाज में धमकी दी, कल वाली किस याद है ना? अगर तुमने यहाँ से उठने की कोशिश भी की तो मैं सच कह रही हूँ वह सब रिपीट हो जाएगा और वह भी सबके सामने। अक्षय टीना की धमकी सुनकर अंदर तक डर गया था। उसे खुद पर इतना विश्वास नहीं था मगर टीना पर पूरा विश्वास था कि वह उसके साथ यह सब कर सकती है। वह तो सोचने लगा था अगर यह बात रेशमा को पता चली तो वह उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचेगी। तभी सामने से दरवाजे से रेशमा अंदर आती है। रेशमा यहाँ बैठी सभी लड़कियों से सबसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रही थी। जब रेशमा ने देखा अक्षय टीना के साथ बैठा हुआ है तब पता नहीं क्यों उसे जलन की भावना ने घेर लिया। अक्षय ने जब रेशमा को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा तो जैसे उसकी सांसें ही थम गई। टीना ने जब देखा अक्षय एकदम मुंह बंद कर कर एक तरफ देख रहा है तो उसने उस तरफ अपना चेहरा घुमाया तो उसने उधर रेशमा को खड़ी थी जो अक्षय को इस वक्त घूर रही थी, जैसे कहना चाह रही हो अगर तुम इस लड़की से दूर नहीं हुए तो तुम्हारी तो खैर नहीं। टीना ने रेशमा के घूरने का कुछ और ही मतलब समझ लिया। उसे लगा अपनी तरफ यूं अनजान लड़के को घूरते देख रेशमा गुस्से में है। उसने अक्षय को टोकते हुए कहा, तुमने तो कहा था मैं किसी और को प्यार करता हूँ, फिर नई लड़की दिखी नहीं, घूरना शुरू। इस पर अक्षय धीमी आवाज में जवाब देता है, अरे पगली यही तो है वह लड़की जिसके लिए यह दिल धड़कता है। टीना ने भी शांत आवाज में बोला, यह लड़की लिखवा के दे देती हूँ कि तुझसे नहीं पढ़ पाएगी। यह अमीर खानदान की लड़की है। अमीर तो बहुत लोग होते पर इसके खानदान में बात ही कुछ और है। तूने जितना साल भर में खर्च करता होगा उतना वह एक दिन में कर लेती है। इधर मौजूद सभी लोग अमीर बाप के औलाद है, फिर भी इस लड़की के आसपास तक का कोई नहीं है। मैं कहती हूँ दूसरा नंबर ट्राई कर ले, वैसे एक लड़की तेरे बगल में भी तो एक बैठी है। अक्षय ने अपने थूक को निगलते हुए कहा, थैंक यू बट यह बात मुझे पता है, आप कृपया कर अपनी यह काली जुबान को बंद करने की कोशिश करेंगी।
टीना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो सच बात कही थी, अब तुम मानो या ना मानो, वैसे सच कड़वा होता है। वैसे अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं, आज कैंटीन में उसके साथ लंच करना होगा। तुम हारे जो कि पहले से ही तय है, तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। अगर मैं हारी जो कि हो ही नहीं सकता तो मैं तुम्हें किस करूंगी। अक्षय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, या तो तुम मुझे पागल समझ रही हो या तो तुम खुद पागल हो। जो तुम्हें लगता है मैं यह तुम्हारी बेकार शर्त मान लूंगा। स्वीटहार्ट, तुम तो फिर नाराज हो गए, मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। इतना नाराज होंगे तब तो मुझे तुम्हें स्वीटहार्ट न कहकर सौहार्ट कहना पड़ेगा, टीना ने मुस्कराते हुए कहा। अक्षय और टीना आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी क्लास टीचर मिस रोहिणी दरवाजे से आ गई। मिस रोहिणी क्लास के मौजूद लगभग सभी लड़कों की क्रश थी। उन्होंने आज एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिससे उनका गोरा बदन बिल्कुल साफ झलक रहा था। उनकी पतली कमर सभी लड़कों के अट्रैक्शन का इस वक्त केंद्र बना हुआ था, जिससे पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा फैल गया था। अक्षय ने टीना से पूछा, क्या यह टीचर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। इस पर टीना ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बुद्धू, एक बार ध्यान से देख, रोहिणी मैम को तेरे हार्मोन्स में कुछ हलचल हुई। अक्षय ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, नहीं। इस पर टीना कहती, डोंट वरी, अभी इंतजार कर और देख आगे आगे होता है क्या। कुछ देर में जब रोहिणी ने क्लास की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली तब वह कुछ लिखने के लिए पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ी। इस पर क्लास की नजरें भी उनकी पतली कमर से हटकर उनके लोअर पार्ट पर जाकर अटक गई थी। रोहिणी का लोअर पार्ट एकदम परफेक्ट था, जिसे देखने भर से ही स्वर्ग की सैर हो जाती है। अक्षय का भी ध्यान बार बार उसी जगह पर जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद करके हेड डाउन कर लिया और मन ही मन सोचने लगा, यह मुझे क्या हो रहा है। पीछे से टीना ने अपना एक हाथ अक्षय के झुके हुए सर पर रख दिया और धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, अंदर कुछ कुछ होता है। अक्षय ने अपना सर नीचे करते हुए ही बोला, हाँ मैडम, मुझे समझ आ गया, आखिर पूरी क्लास इतनी शांत क्यों है। तभी रोहिणी की भी नज़र अक्षय पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कोई उसकी क्लास में सो रहा है। उसने अक्षय की तरफ एक चौक फायर किया। अक्षय को महसूस हुआ उसकी तरफ कुछ आ रहा है। उसने अपना हाथ हवा की तेजी से उस तरफ अपना हाथ मोड़ लिया और चौक को अपने हाथों से कैच कर लिया। इससे रोहिणी का गुस्सा और बढ़ गया। आखिर क्या होगा आगे, क्या अक्षय रोहिणी के इस गुस्से को कम कर पाएगा। क्या अक्षय नए कॉलेज में अपनी इज्जत और नाम बना पाएगा। आखिर कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना होगा अब अक्षय को। क्या अक्षय और रेशमा के बीच नज़दीकियां बढ़ पाएंगी। CH26 कॉलेज में फंस गया यार। अक्षय भीड़ को एक तरफ धक्का देते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा गाड़ी पर कोई स्क्रैच या कोई चोट के निशान नहीं है, बस यह लोग उसकी गाड़ी के साथ फोटो शूटिंग कर रहे थे। अक्षय ने अपने जेब में हाथ डाला और गाड़ी में बैठ गया, चाबी निकालकर बैठ गया। भीड़ इतने छोटे लड़के को इतनी महंगी गाड़ी में बैठ सकब का गई। तभी उनमें से एक छोटी लड़की, जिसने अपने आंखों पर एक डिजाइनर चश्मा पहना हुआ था और उसने अपने बालों को पोनीटेल में बंधा हुआ था, उसका गोरा चेहरा और उसके द्वारा पहने गए शॉर्ट्स और टॉप उसे एक सेक्सी लुक देता था। वह भागते भागते अक्षय की गाड़ी में घुसकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। अक्षय उसके इस तरह से अंदर आ जाने पर कंफ्यूज और गुस्सा दोनों था। अक्षय ने अभी तक डोर लॉक नहीं किया था। जब उस लड़की ने अक्षय को गुस्सा करते हुए देखा तो उसने कहा कि डोर को लॉक कर उसका शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अक्षय ने कंफ्यूजन और गुस्से के साथ पूछा, तुम कौन हो और इस तरह तुम्हारी मेरी कार में बैठने की हिम्मत कैसे हुई। अक्षय के इन सवालों के जवाब में उस लड़की ने अपना चश्मा उतारा, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर गई। फिर उसने एक अजीब सी स्माइल दी और इसके बाद तो अक्षय का मुंह पूरी तरह से जैम हो गया। असल में वह लड़की अपनी जगह से उठकर अक्षय के ऊपर चढ़ गई थी और अपने होठ अक्षय के होठों पर रख दिए। अक्षय को उस लड़की के इस मूव का न तो अंदाजा था और न ही इस मूव के उत्तर में कोई दूसरा मूव। उसने बस उस लड़की को हल्का सा धक्का दिया, जिससे दोनों कुछ हद तक अलग हुए। अक्षय ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम ऐसे किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तभी उस लड़की ने अक्षय के मुंह पर अपना कोमल हाथ रखते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। स्वीट हार्ट, माई नेम इज टीना, तुम मुझे बेबी, डार्लिंग या बेबी डॉल कुछ भी कह सकते हो। आई फॉल इन लव विद यू, यह मेरा फर्स्ट साइट लव है। अक्षय ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो मैं पहले से ही किसी लड़की से प्यार करता हूँ, अगर न भी करता तो तुमसे तो कतई नहीं। यह सुनकर लड़की सकपका गई। उसने भी दो टूक जवाब दिया, मैं भी कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, वह तो बस एक डे था। फिर टीना ने गाड़ी का शीशा खोला और एक होटल की तरफ इशारा किया। अब तक भीड़ भी छट गई थी, इसलिए वहां से कुछ दूरी पर ही एक होटल साफ दिखाई दे रहा था, जहां कुछ और लड़कियां टीना को चीयर कर रही थी। अक्षय ने कंफ्यूजन से पूछा, पर उन्हें कैसे पता चलेगा तुमने वह सब किया है। तभी उस लड़की ने डोर को अनलॉक किया और एक फ़ोन की रिकॉर्डिंग ओपन कर चली गई। रिकॉर्डिंग में अक्षय और टीना की बातचीत को साफ सुना जा सकता था। अक्षय ने जोर से कहा, पर मेरी भी कुछ प्रिवेसी है। टीना नहीं रुकी और सीधा हंसते हुए अपने दोस्तों के पास चली गई। अक्षय ने देखा जब यहाँ उस मासूम की सुनने वाला कोई नहीं है, तब वह भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। कुछ देर में ही अक्षय होटल पर पहुंच गया। फिर अक्षय ने लंच किया, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अक्षय का लंच अब तक फिनिश हो गया था। उसने फ़ोन निकाला तो देखा रेशमा का फ़ोन था।
रेशमा पर क्यों? अक्षय ने हाथ धोए और बात करने चला गया। हेलो हाँ रेशमा बोलो। तभी फ़ोन के दूसरे तरफ से आवाज़ आई, अक्षय तुम्हारे परसेंटेज तो बहुत अच्छे थे, इसलिए सारा काम भी फर्स्ट क्लास पूरा हो गया है, तुम कल से कॉलेज आ सकते हो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें फॉरवर्ड कर रही हूँ। यह कहकर रेशमा ने फ़ोन काट दिया। फिर रेशमा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अक्षय को भेजे। अक्षय सोचता रह गया, यार कैसी किस्मत है, जो चाहिए वही मिल नहीं रही है। अगले दिन अक्षय आराम से उठा और तैयार होकर कॉलेज की ओर निकल गया। कुछ देर में ही अक्षय की गाड़ी कॉलेज में पार्क थी। कॉलेज के अंदर अक्षय एक एक कमरे को ध्यान से देखते हुए जा रहा था और मुंह से कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। 150 150 यह राह मिल गया। तभी अक्षय ने एकाएक बोला। अक्षय अंदर पहुंचा तो उधर सारे अनजाने चेहरे थे। अक्षय को देखते ही वहां की ज्यादातर लड़कियां उस पर लट्टू हो गई थी। एक लड़की ने दूसरे के कान में धीरे से कहा, यार यह लड़का मुझे चाहिए, कितना हैंडसम है। तभी दूसरी लड़की ने कहा, यह तेरे लायक नहीं है, तू कहाँ, यह तो बस मेरे लिए ही बना है। इस पर वापस से पहली लड़की ने कहा, जा शीशे में कभी शक्ल देखी होती तो ऐसी बात नहीं करती, बंदरिया कहीं की। अक्षय को देखकर दूसरी तरफ क्लास का पॉपुलर बॉय अक्षय की तरफ बढ़ा। उसने अक्षय के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, न्यू एडमिशन? अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उस लड़के ने अक्षय से हाथ मिलाते हुए कहा, वैसे मैं रॉकी तुम्हारा क्लासमेट। इसके बाद वे दोनों कुछ इधर उधर की बात करने लगे। तभी क्लास में एक सुंदर सी लड़की आई, जिसे देखते ही रॉकी कहता है, यार मैं चलता हूँ, मेरी वाली आ गई। अक्षय यह देखकर फिर एक बार सोच में पड़ जाता है, इसकी तो आ गई, न जाने मेरी वाली कब आएगी। अक्षय अभी भी अपनी सीट पर अकेला बैठा हुआ था, जिसे देखकर कुछ लड़कियां उसके पास जाने के लिए उठी, पर उनके दोस्तों ने ही उन्हें बैठा दिया, तो उसके लायक नहीं। तभी पूरे स्कूल की एक मशहूर लड़की और उस क्लास की मॉनिटर दरवाजे पर आ गई। लड़की को देखते ही अक्षय ने अपना मुंह छुपा लिया। लड़की ने आते ही सबसे पहले सभी लोगों से कहा, हे गाइज आई एम हियर। तभी उसकी नज़र अक्षय पर पड़ी, जो उससे न जाने क्यों मुंह छुपा रहा था। वह अपना चश्मा सीधा कर अक्षय के पास गई और कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, शो योर फेस। आखिर कौन थी वह लड़की? अक्षय ने उससे मुंह क्यों छुपाया था? रेशमा अब तक क्यों नहीं आई थी? कहीं रेशमा को कुछ हो तो नहीं गया था, या फिर वह लड़की रेशमा ही थी? अब क्या क्या होगा अक्षय के साथ पहले दिन कॉलेज में? 27 वन हार्ड क्वेश्चन। अक्षय ने महसूस किया जिसे वह खतरा समझ रहा था, वह तो मात्र एक छोटी चौक का टुकड़ा था जो कि उसकी मुट्ठी से मसल गया था। उसने सर ऊपर किया और देखा, रोहिणी उसे गुस्से से देख रही थी। उसने आसपास देखा पर पाया इस वक्त सभी उसे ही देख रहे थे। तभी रोहिणी ने कहा, तुम? हाँ मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम्हारी मेरे क्लास में सोने की हिम्मत भी कैसे हुई? एक मिनट, शायद मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा है। इस पर अक्षय जवाब देता है, यस मैम, मेरा आज न्यू एडमिशन है। इस पर रोहिणी का गुस्सा और बढ़ जाता है, पहले दिन ही ऐसी लापरवाही, चलो यह सवाल सॉल्व करो, लेकिन 15 मिनट के अंदर मुझे इसका उत्तर चाहिए। रोहिणी ने जो सवाल दिया था वह मैथ से रिलेटेड था और इस सब्जेक्ट की कई किताबें अक्षय के दिमाग में पहले से ही सेव थी। अक्षय ने सवाल को एक बार बस लापरवाही से देखा और हवा में जवाब दिया, मैम इसका आंसर तो 548 है। रोहिणी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, एक बार फिर से सोच लो, क्या यह तुम्हारा आखिरी उत्तर है? मुझे तुक्का फेरने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। अक्षय ने मन ही मन कहा, तो मैं कौन सा चाहता हूं तुम मुझे पसंद करो, वैसे भी मुझे तो बस यहाँ मौजूद लोगों के शॉकिंग चेहरे देखने हैं। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक मिशन असाइन हुआ है, अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बने इस कॉलेज के 100% लोग आपको जानते होने चाहिए। फिर अक्षय के सामने स्क्रीन खुली जिसमें 0.8% दिखा रहा था। इनाम इस बार गुप्त रखा गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अक्षय को इस बार वाला मिशन आज तक के सभी मिशन से मुश्किल लग रहा था। अक्षय एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था जो लोगों से ज़्यादा बात करने में रुचि नहीं रखता था, फिर भी उसे पॉपुलर बनने को कहा गया था। उधर रोहिणी अभी सब स्टूडेंट्स को वह सवाल सॉल्व कर दिखा रही थी। जब आखिर में सभी स्टूडेंट्स ने उत्तर देखा तो वह हैरान हो गए, आंसर करेक्ट था। रेशमा तो बार बार यही सोच रही थी कि वह चीज़ क्या है जिसमें अक्षय कमज़ोर है। रोहिणी ने सीरियस सा चेहरा बनाते हुए कहा, हो सकता है तुमने यह क्वेश्चन पहले भी कभी देखा हो और तुम्हें इसका आंसर याद हो गया हो। अक्षय वैसे तो हामी भरकर बैठ सकता था, लेकिन अब उसे अपना नाम पूरे कॉलेज में फेमस करवाना था, इसलिए उसने कहा, नो मैम, मैंने अभी इसे सॉल्व किया था, अगर आपको यकीन न हो तो आप मुझे और भी कोई सवाल दे सकते हैं। यह सुनकर रोहिणी ने इस बार अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही विश्वास है तो ज़रा यह सवाल सॉल्व कर बता दो। यह कहकर रोशनी ने 2 से 4 सवाल जल्दी से ब्लैक बोर्ड पर उतारे, जिनमें से एक सवाल तो ऐसा था जो इस वक्त पूरे कॉलेज का सर दर्द बना हुआ था। अक्षय ने सवाल पर एक तिरछी नज़र मारी और सभी के उत्तर मुनहजबानी बता दिए। जैसे जैसे रोहिणी सभी के आंसर मिला रही थी वैसे वैसे उसका मुँह हैरानी में बड़ा हो रहा था। एक ही सवाल ऐसा था जिसका रोहिणी के पास कोई उत्तर नहीं था और जो पूरे कॉलेज का सर दर्द बना घूम रहा था, उसे भी इस नए लड़के ने चुटकियों में हल कर दिया था। रोहिणी का दिमाग बार बार इस ओर घूम रहा था। उसने अपनी और ज़्यादा मीठी आवाज़ में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अक्षय ने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा, अक्षय। अक्षय की आवाज़ सभी लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोहिणी ने अपनी आवाज़ में जितनी हो सके उतनी प्यारी करते हुए अक्षय से पूछा, क्या तुम यह लास्ट सवाल सॉल्व कर दिखा सकते हो? वह क्या है? इस सवाल को पूरे कॉलेज के बोझ के रूप में देखा जाता है।
रोहिणी की यह बात सुनकर पूरे क्लास में कानाफूसी शुरू होने लगी, जिसे रोहिणी ने जल्द ही अपने कंट्रोल में कर लिया और अक्षय के जवाब का इंतजार करने लगी। अक्षय ने देखा उसका बाजू अभी 6% तक पहुंच गया था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं किसी का बोझ उतार पाया तो मुझे खुशी होगी। इसके बाद अक्षय ने एक चौक उठाया और 5 मिनट में पूरे सवाल को एक ईजी वे में हल कर दिया। इसके बाद अक्षय चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। यह देखकर उसके बगल में बैठी हुई टीना ने कहा, वाओ माय स्वीट हार्ट, तुम तो पहले दिन ही छा गए, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। इतना कहकर टीना और ज्यादा अक्षय से चिपक कर बैठ गई। अक्षय ने जब टीना को अपने इतने करीब बैठा देखा तो उसने अपने हाथ से हल्का धक्का देकर टीना को अपने से दूर किया और उससे हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, हट चिपकू। फिर दोनों के बीच में अपना बैग रख दिया। अक्षय की यह हरकत देखकर टीना को हंसी आ गई। उसने हंसते हंसते ही कहा, मैंने तो सुना है ऐसी हरकतें तो लड़कियां करती है। ओ माय क्यूट इनोसेंट स्वेट बेबी। उधर रेशमा, जो पूरे समय अक्षय को ऑब्जर्व कर रही थी, अक्षय की यह हरकत देख उसके चेहरे पर भी एक अलग सी मुस्कान आ गई। समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद ही लंच का टाइम हो गया। अक्षय को रेशमा से बात करने का सबसे सही समय यही लग रहा था, पर वह जा तो रहा था रेशमा के पास, लेकिन रास्ते में ही रुक जा रहा था। क्या कहूँगा मैं उससे, अक्षय के दिमाग में बार बार यही सवाल घूमे जा रहा था। उधर रेशमा भी नोटिस कर रही थी अक्षय बार बार उसके पीछे आ रहा है, पर कुछ सोचकर वह रुक जा रहा है। रेशमा जैसे ही उसे बुलाने के लिए पीछे मुड़ी, वैसे ही कहीं दूर से टीना ने अक्षय को अपनी तरफ खींच लिया। टीना के इस तरह खींचने पर अक्षय भड़क गया, पर फिर कुछ सोचकर शांत हो गया। वैसे भी कौन सा रेशमा के पास जाने की उसकी हिम्मत थी। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या रेशमा और अक्षय का मिलन संभव हो पाएगा? आखिर कैसे अक्षय पूरे कॉलेज में अपना नाम प्रतिष्ठित करेगा? आखिर कैसे होगा यह मिलन? क्या बनेंगे अक्षय और रेशमा का भी सजन? CH28 आर या पार। अक्षय और टीना साथ में लंच कर ही रहे थे कि तभी वहां राज भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। रेशमा को देखकर वह अपनी जीभ अपने आंठों पर किसी भेड़िए के समान फेरता है। फिर वह रेशमा के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। रेशमा अपने सामने राज को बैठा देख घबरा जाती है और वहां से उठकर एक और जाने लगती। तभी पीछे से राज उसके सामने आते हुए कहता है, रुको मेरी जान, ऐसे कैसे जा रही हो? कितनी बार तुम्हें बोला है, अगर तुम मेरे साथ आ जाएगी, मेरी बन जाएगी, तो पूरे मुंबई में राज करेगी। राज। इतना कहकर राज अपना एक हाथ रेशमा की ओर बढ़ा देता है। राज की नज़र अब तक अक्षय पर नहीं पड़ी थी, पर अक्षय की तीखी नज़र राज पर गई थी। जब अक्षय ने देखा राज हद से आगे बढ़ रहा है, उसने आगे रखी हुई चाउमीन में से उसकी कांटेदार चम्मच को बाहर निकाला और अपनी पूरी ताकत से राज के हाथों की तरफ फेंक दिया। स्पून सीधा जाकर राज के हाथों में घुस गई और उसमें से रस रस कर खून टपकने लगा। राज ने एक दर्द से भरी हुई चीख निकली, आहा, जिससे पूरा कैंटीन गूंज उठी। उसने चिल्लाते हुए ही पूछा, किसकी हिम्मत हुई राज का खून निकालने? आज वह जिंदा नहीं बच पाएगा, हिम्मत है तो सामने आ। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने सर झुका लिए। तभी एक बुलंद आवाज पूरे कॉलेज में गूंज उठी, मैंने मारा। अक्षय अपनी जगह से उठते हुए बोलता है। अक्षय को देखते ही राज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह गुस्से में चीखते हुए कहता है, आ है तू एक बार फिर से, अच्छा हुआ तू यही मिल गया, मेरे आदमी तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। यह तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अब तक अक्षय राज के ठीक सामने आ जाता है। मैं तुझे बस इतना समझाना चाहता हूँ, अगर तूने गलती से भी मेरी रेशमा को हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ तो रहेगा, लेकिन तू इसे इस्तेमाल करने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। इस पर राज ही हंसी छूट जाती है। वह हंसते हुए बोलता है, तू मरेगा, मुझे जिसकी जिंदगी खुद उसके हलक में अटकी हुई है। अगर तू आज इस कॉलेज से जिंदा भी लौट पाता है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतना कहकर राज एक और चला जाता है और फोन पर कुछ बातें करने लगता है। रेशमा गुस्से से अक्षय की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम्हें मेरे लिए उस गुंडे से झगड़ने की क्या जरूरत थी? मैं अभी अपने दादाजी को फ़ोन करती हूँ, वह तुम्हें बचाने के लिए बॉडीगार्ड्स और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा देंगे, जिससे तुम्हें निकलने में आसानी होगी और तुम आइंदा इस कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखना। इतना कहने के बाद रेशमा अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करने निकल जाती है। अक्षय रेशमा को आवाज़ लगाते हुए कहता है, रेशमा रुको, यह लड़ाई मेरे अकेले की है। अगर तुम मेरे पर हल्का सा भी विश्वास करती हो तो तुम मेरे और इस राज के बीच में किसी को नहीं लाओगी। वैसे भी आज मैं यहाँ से चला जाऊँ तो कल वह फिर आएंगे। पीछे से टीना भी अक्षय को समझते हुए कहती है, वे बहुत सारे होंगे और हो सकता है उनके पास हथियार भी हो। मेरे पापा पुलिस में एक उच्च अधिकारी है, वह अपनी पुलिस फोर्स से तुम्हारी कुछ हद तक तो मदद कर ही देंगे। अक्षय दोनों को मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए तुम दोनों का ढेर सारा थैंक यू, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह लड़ाई मेरे अकेले की है और मैं इसे अकेले अपने दम पर हैंडल कर लूंगा। अक्षय को यह सब अकेले संभालने के दो कारण थे, एक तो वह किसी को अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डालना चाहता था और दूसरा उसे आखिरकार पूरे कॉलेज में फेमस होना चाहता था। उसने टीना से कहा, टीना क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? छुट्टी में जब गुंडे यहाँ आएंगे तो तुम उनकी और मेरी फाइट की एक वीडियो बना देना। टीना ने सवालिया नज़रों से पूछा, पर ऐसा क्यों? अक्षय ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट फॉर फन। इस पर रेशमा ने झुंझलाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारे लिए इतने चिंतित हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है।
तभी लंच का समय समाप्त हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। अक्षय और राज की लड़ाई की खबर पूरे कॉलेज में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे कॉलेज में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। आर्य, अक्षय आज से पहले तो इसका नाम नहीं सुना। एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है, अक्षय यह तो आज ही कॉलेज में आया। इस पर पहले वाला लड़का हैरानी प्रकट करते हुए ही पूछता है, अरे क्या बात कर रहा है, पहले दिन ही मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर के छोटे भाई से पंगा। इस पर कुछ देर से इनकी बातें सुनता हुआ एक तीसरा लड़का हंसते हुए बोलता है, भाइयों इसे तो कल का लड़का भी नहीं कहेंगे क्योंकि यह तो आज ही आया है। एक दूसरा लड़का इस बात पर बोलता, यह लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली। इस बार राज ने साफ साफ उस नए लड़के को मौत की धमकी दी है। एक दूसरा लड़का जिसे इस बात की काफ़ी कम जानकारी थी वह इन सब से पूछता है, वैसे बात क्या थी, आखिर इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई थी। इस पर वह सारे लोग हंसने लग जाते हैं और इतना जवाब देते हैं, बस लड़की का चक्कर, वो रेशमा है न, वही हमारे कॉलेज की अप्सरा। उस पर राज भाई का दिल आ गया था। और इस नए लड़के क्या नाम है, हाँ अक्षय का भी, बस एक फूल दो माली। अब तो लड़ाई होनी ही थी मौलियों के बीच। यह खबर उड़ते उड़ते मिस रोहिणी के भी कानों में पड़ गई। रोहिणी राज को अच्छे से जानती थी। वह जब एक बार फैसला कर लेता है तो वह किसी और की नहीं सुनता। उसे तो चिंता अक्षय की थी जो आज ही कॉलेज में आया था और पहली बार रोहिणी किसी के टैलेंट से इम्प्रेस हुई थी। रोहिणी ने देरी न करते हुए अपने कदम कॉलेज की अथॉरिटी की तरफ बढ़ा दिए। पहले तो कॉलेज की अथॉरिटी ने अक्षय को प्रोटेक्ट करने के साफ खिलाफ थी। आखिरकार वह भी काला भाई के गुस्से से डरती थी। पर जब रोहिणी ने करीब आधे एक घंटे तक उन्हें अक्षय की काबिलियत और उसकी वजह से होने वाले देश के विज्ञान की प्रगति और उनके खुद के कॉलेज का नाम प्रतिष्ठित होने का लालच दिया, तब अथॉरिटी ने कहा, हम बस इतनी मदद कर सकते हैं कि कॉलेज के सीक्रेट राउट से उसे बाहर तक सेफली छोड़ सकते हैं, आगे उसकी किस्मत उसे कहाँ तक ले जाती है। इस पर रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर इतने से भी काम हो जाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी अक्षय को इन्फॉर्म कर आती हूँ। रोहिणी खुशी खुशी अक्षय के क्लासरूम की तरफ जाने लगी। अक्षय अपनी सीट पर टीना के साथ आराम से बैठा हुआ था। तभी मिस रोहिणी बाहर के दरवाजे से खुशी खुशी अंदर आती है। रोहिणी का चेहरा इस वक्त किसी परी की तरह लग रहा था। सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से ध्यान उसी और अटक गया और आज क्या क्या हुआ था, क्या होने वाला था, जैसे सब भूल गए हो। रोहिणी ने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को वापस से स्ट्रिक्ट कर लिया। उसने आते ही अक्षय से सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। अक्षय कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए रोहिणी के पीछे पीछे चलने लगता है। रोहिणी कुछ देर में ही एक खाली रूम में चले जाते हैं। रोहिणी शांत आवाज में कहती है, तुम्हें इतना अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी जानते हो आज तुमने क्या कांड किया है। अक्षय अपने पक्ष में सफाई देते हुए बोलता है, बट मैम। अक्षय को आगे बोलने से रोहिणी रोकते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी कोई सफाई सुनने में दिलचस्पी नहीं है, मैं बस इतना कह रही हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो, अब तुम्हें इस कॉलेज से सेफली निकालने की जिम्मेदारी कॉलेज की ही है। अक्षय रोहिणी की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वह हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैम मुझे माफ़ करना, पर मैं ऐसे कायरों की तरह जिंदगी गुजारने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। वैसे भी मुझे आपकी या किसी और की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस कॉलेज से सेफली जाऊंगा और वह भी सभी के सामने से। अब न तो मुझे राज, न ही यह कॉलेज और न ही कोई और रोक सकता है। धन्यवाद। इतना कहकर अक्षय निकल जाता है। उधर अक्षय की ऐसी बातें सुनकर रोहिणी एक बार फिर अक्षय से गुस्सा हो जाती, नहीं सुननी तो मत सुनो, अगर मरने का इतना ही शौक है तो शौक से मरो, आखिर मैं कौन ही होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। कुछ देर में छुट्टी हो जाती है। अक्षय अपना बैग पैक कर पार्किंग में रखी अपनी BMW के पास टीना और रेशमा के साथ ही जाने लगता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है वहां का माहौल ही कुछ बदला हुआ होता है। वहां 5 से 10 ब्लैक कलर की जीप पूरी तरह से हथियार लेस गुंडों से भरी हुई थी। उनके बीचों बीच एक लड़का अपने हाथ में पट्टी बांधे खड़ा था, वह था राज। जब अक्षय ने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो वह पहले से बहुत ज्यादा डैमेज दी। अक्षय ने जब अपनी नई गाड़ी को इस हालत में देखा तो उसने गरजते हुए पूछा, कौन था, किसने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया। इस पर अक्षय की गाड़ी के बगल में खड़े कुछ गुंडों ने हंसते हुए कहा, हम थे, बोल अब क्या कर लेगा, हाथ तोड़ेगा हमारे, तोड़ना। अक्षय ने शांत आवाज में टीना से कहा, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, आखिर क्या होगा आगे, क्या अक्षय अपने आप को इन गुंडों से बचा पाएगा या फिर मारा जाएगा, क्या अक्षय इन सभी गुंडों को जान से मार देगा। अब अक्षय के पास कौन सी नई गाड़ी आएगी, क्या अंजाम होगा रोहिणी के गुस्से का, क्या फिर से राज रेशमा को परेशान करने की हिम्मत करेगा। 29 द डिमांड्स ऑफ अक्षय। अक्षय किसी चीता की तरह उसके गाड़ी की तरफ खड़े लोगों पर झपटा और उन्हीं में से एक इंसान की लोहे की रॉड छीनकर उन लोगों के हाथों पर बेतहाशा एक ही जगह मारने लगा, जिससे उनके हाथों ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर से अक्षय ने एक बार सभी को अपनी ठंडी नज़रों से देखा और फिर उनसे किसी शेर की तरह गरजते हुए कहा, लौट जाओ, अभी भी वक्त हुआ, वरना तुम यहाँ से जाओगे तो जरूर, पर नहीं जिंदा और नहीं मुर्दा। यह सुनकर राज की हंसी छूट गई। डायलॉगेबाजी तो तू बहुत कर लेता, दो को मारकर अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगता है। फिर वह सबको एक साथ हमला करने को कहता है, सब साथ में मार डालो इसे। अक्षय ने अपने हाथ में रखी रॉड दूर एक गुंडा जो उसकी तरफ आ रहा था उसके सर पर फेंक दिया और उसकी हालत को अनदेखा करते हुए अपना एक मुक्का अपने सबसे पास वाले गुंडे के पेट पर जमा दिया, जिससे वह एक दर्द भरी चीख निकालता हुआ दूसरे गुंडे के ऊपर जाकर गिर जाता है।
जब राज ने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उसने गन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, भून के रख दो इसे। अक्षय ने जब यह सुना तो वह एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। उसने नीचे से लगभग 3-4 पत्थर उठाए और फुल स्पीड से ही उसने उन गुंडों के सर पर फेंक दिए, पर इससे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। बस गुंडों के सर में से खून गिरे जा रहा था, लेकिन गोलियां अभी भी रुक नहीं रही थी। इस पर अक्षय को गुस्सा आ गया। उसने एयर बुलेट्स का यूज़ करने की सोची, पर ऐसे सबके सामने वह यह भी तो नहीं कर सकता था, और वैसे भी उसके मक सेल्स की भी एक सीमा थी। इसलिए उसने राज को निशाना बनाते हुए अपनी पूरी ताकत और गति को मैक्स करते हुए किसी गाड़ी का टूटा हुआ हिस्सा सीधा राज के बगल में फेंक दिया, और उसी को सपोर्ट बनाते हुए उसने अपनी एयर बुलेट्स को राज के एक खास बिंदु पर मार दिया। बुलेट्स लगते ही उस खास बिंदु पर एक बड़ा सा छेद हो गया और उधर से राज की हड्डी भी साफ चमकने लगी। तभी गाड़ी का टूटा हुआ हिस्सा भी राज के बिल्कुल पास में जाकर गिरा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और कई टुकड़े तो राज के शरीर में भी घुस गए। देखने वाले को लग रहा था राज के शरीर में बड़ा सा छेद मेटल स्क्रैप के घुसने की वजह से हुआ है। राज का दर्द के मारे बुरा हाल हो गया था। उसके मुंह से लगातार दर्द से भरी चीखें निकल रही थी। आहा बचाओ, आहा। अपने बॉस की ऐसी हालत देख सभी गुंडों के माथे से पसीना टप टप कर गिरने लगा। गोली चलाना अब तक पूरी तरह से रुक गया था। एक गुंडे ने गिरे हुए राज को अपने दोनों हाथों से उठाया और जीप में डरते हुए बैठाने लगा। इस समय उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से अक्षय की आवाज़ आई, रुको, ऐसे कैसे चले जा रहे हो? तुम्हारे बॉस की जिंदगी अब बस मेरे अलावा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। यह सुनकर गुंडा जिसने राज को पकड़ रखा था, उसका गुस्सा बेहद बढ़ गया। वह कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा, तब तक एक मुक्का उसके शरीर पर लगा और वह 2 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। अक्षय ने फिर राज का हाथ उठाया और उसमें अपनी शुद्ध ऊर्जा को राज के शरीर में प्रवाहित करने लगा। अक्षय को अपने बॉस के पास देखकर कुछ गुंडे अक्षय की तरफ दौड़े, पर जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस की हालत में सुधार आ रहा है, तब वह रास्ते में ही रुक गए। अक्षय ने राज की हालत को बस इतना ही सुधारा जिससे उसकी मौत न हो। फिर उसने राज को उन गुंडों के हवाले कर दिया, पर जैसे ही वह जाने लगे, अक्षय ने एक बार फिर उन्हें रोकते हुए कहा, अभी हिसाब बाकी है। फिर अक्षय फुर्ती से अपनी जगह से उठता है और एक छलांग में गुंडों के एक समूह की तरफ चला जाता है। अक्षय को यूं अपनी तरफ आता देख उनमें से एक गुंडे की तो मुंह थी निकल जाती है। यह वही गुंडे थे जिन्होंने अक्षय पर फायरिंग करना शुरू किया था। उनमें से कुछ के सर में से तो अभी भी खून निकल रहा था। अक्षय ने गुस्से में कहा, अगर मुझे एक भी गोली लग जाती तो मैं मर जाता, नहीं यह जानते हुए भी तुमने गोली चलाई, तुम्हारी सजा यह है। अब तुम बंदूक क्या बुढ़ापे में छड़ी उठाने के भी लायक नहीं बचोगे। इसके बाद अक्षय धराधर उन पर मुक्कों की बरसात करने लगा। उनमें अक्षय को मारने की दूर की बात, बचकर भागने तक की हिम्मत नहीं बची थी। वह बस एक काम कर सकते थे, चिल्ला चिल्ला कर अपना दर्द दुनिया को बता सकते थे। बाकी के गुंडों ने उस तरफ से अपना चेहरा हटा दिया, बस वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे। एक तो उनमें कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची थी, और दूसरा अक्षय ने अभी अभी उनके बॉस को मौत के मुंह से निकला था। तभी अक्षय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना अब आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती है, फिल्म खत्म, पैसा हजम, और हो सके तो अब यहाँ कोई नहीं रुकना चाहिए, अब हमें कुछ काम की बात करनी है। अक्षय की यह बात सुनकर टीना और एक दो लोग जो दूर से ही तमाशा देख रहे थे वे सब चले जाते हैं और पूरा मैदान दूर दूर तक एकदम खाली हो जाता है। बस अब उधर एक गाड़ी पर बैठा हुआ अक्षय और उसके इधर उधर कई गुंडे खड़े थे। उनमें से एक गुंडे ने अपनी आप को बड़े ही शिष्टाचारी ढंग से अक्षय से पूछा, सर क्या अब हम जा सकते हैं? अक्षय ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जा तो सकते हो, पर गाड़ी के पैसे कौन देगा? फिर अक्षय ने अभी भी अपने पैरों पर चल रहे गुंडों की तरफ देखा और आगे कहा, वैसे तो मैं अपने वादे का पक्का हूँ, फिर भी यह मेरी दया ही है जो तुम अपने पैरों पर अपने घर वापस जा रहे हो। तुम 30 गुंडे जो अभी भी ठीक ठाक ही लग रहे हो, तो 30 करोड़ कैसा रहेगा? एक गुंडे को जिंदा छोड़ने के लिए 1-1 करोड़। हाँ, और अपने बॉस से कहना उनकी वजह से मेरी प्यारी सी BMW खराब हुई है, तो इसके बदले अगर वह मुझे फरारी या सुपर या फिर रोल्स रॉयल्स ही दे दे तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। और एक बात और, अपने बॉस क्या नाम है, काला भाई, उस काला से इतना कह देना उसके भाई की जिंदगी मेरे हाथों में है। इसके बाद अक्षय अपनी मुट्ठी को दबाता है और उधर अक्षय के ऐसा करते ही राज का शरीर पूरी तरह से जलने लगता है और उसकी चीख का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। इसके बाद अक्षय अपनी मुट्ठी को ढीला कर देता है और राज के सारे घाव एकदम से भरने लगते हैं। अक्षय कुछ घाव निशानी के तौर पर छोड़ देता है। अब तक राज के लगभग सारे घाव भर गए थे। वह अपने सामने अक्षय को देखता है, जिससे उसे अब तक हुई सारी घटना धीरे धीरे याद आने लगती है। जैसे ही एक बार वह पिछला सब कुछ एक बार फिर याद करता है, उसका बदन गुस्से और डर के मारे कांप उठता है। वह अक्षय से कहता है, आखिर राज अक्षय से क्या कहता है? क्या अब अक्षय का मिशन पूरा हो जाएगा? क्या यह अक्षय और राज की लड़ाई का अंत था? क्या राज फिर कभी रेशमा को छूने की हिम्मत करेगा? क्या राज फिर कभी रेशमा को छूने की हिम्मत करेगा? काला भाई का राज के साथ हुई घटना पर क्या रिएक्शन होगा? क्या काला भाई अक्षय की मांगे पूरी करेगा? CH30 टीना की जलन। राज अक्षय से माफ़ी मांगते हुए कहता है, अक्षय भाई आप मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊँगा, मैं आज ही इस देश से दूर विदेश में चला जाऊँगा। अक्षय ने नॉर्मल ट्यून में कहा, नहीं, विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस कॉलेज या इसके आसपास भी मत दिखना।
राज ने जल्दी से कहा, जैसा आप कहें। फिर बाकी के गुंडों ने 1-1 करोड़ रुपए अक्षय के अकाउंट में जमा करा दिए। उसके बाद वह गाड़ियों का काफिला कहीं दूर चला गया। जब वह सब अक्षय से कुछ दूर चले गए तो एक गुंडे ने राज से कहा, अगर काला भाई को पता चला कि हमने उनके गैंग की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तो वह हमें और आपको किसी को नहीं छोड़ेंगे। राज ने डरते हुए कहा, वह तो मैं जानता हूँ, आखिर विराज भैया को भी तो काला भैया ने बस एक छोटी सी गलती की वजह से सबके सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। कभी कभी तो मुझे लगता है वह मेरा भाई न होकर इंसान की खाल में छुपा कोई हैवान है। इतना कहकर राज जैसे पुरानी पहले यादों में चला गया। वह सोचने लगा, पहले सब कितना अच्छा हुआ करता था। भले ही उस समय हमारे पास एक वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं थे, पर सबके पास एक दूसरे के लिए प्यार था। उस दिन के बाद से सब बदल गया। फिर राज के दिमाग में कुछ पुरानी यादें फ्लैश होने लगी। जब एक गुंडे ने देखा कि राज काफी देर से कुछ सोच रहा है, तब उसने राज के ध्यान को तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ भाई, क्या अब कोई तरीका नहीं है? राज का फिर से एक बार सामने ध्यान आया। वह आगे कुछ सोचते हुए गुंडों से कहता है, काला भाई तो पूरे साल में कभी कभी ही उस अंधेरे कमरे से निकलते हैं, तो उन्हें तो इस बात का पहले से पता होना तो इम्पॉसिबल है। दिक्कत तो मुझे उनके राइट हैंड एनाकोंडा से है। इससे पहले उस तक यह खबर पहुंचे, हमें उधर पहुंचकर सारा मामला साफ करना होगा। इसके बाद जो गुंडा ड्राइविंग कर रहा था उसने गाड़ी की स्पीड एकदम फुल कर दी। उधर दूसरी तरफ अक्षय पैदल ही पार्किंग स्लॉट से निकल पड़ा। जैसे ही अक्षय बाहर निकला, सामने कॉलेज के कई छात्र जिनकी गाड़ी उसी पार्किंग स्लॉट में थी, वह सब भीड़ लगाए खड़े थे। टीना और रेशमा तो अक्षय को देखते ही उसके पास दौड़ उठी और उन्होंने अक्षय पर आते ही जैसे अपने सवालों की बारिश करना शुरू कर दिया। रेशमा और टीना दोनों एक ही साथ अपना पहला सवाल एक जैसा ही दागते हुए पूछते हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इससे पहले अक्षय कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, टीना ने दूसरा सवाल पूछा, तुमने किसी को जान से तो नहीं मारा, वरना मर्डर केस में तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। अक्षय ने फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर इस बार रेशमा ने उससे पूछा, अब वह कभी भी तुमको और परेशान तो नहीं करेंगे? इससे पहले एक बार फिर और कोई और सवाल करता, अक्षय ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे तो पहले बोलने दो, या सारे सवाल आज ही पूछने का इरादा है? अक्षय ने फिर शॉर्ट में अंदर हुई सारी घटना बता दी और अंत में टीना से कहा, कोई मरा तो नहीं है? तभी रेशमा ने कहा, अब तुम्हारी गाड़ी तो टूट गई है तो तुम कैसे जाओगे? अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ दूंगी। अक्षय ने जैसे ही यह सुना तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने जल्दबाजी से कहा, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, ठीक है अभी चलते हैं। इसके बाद वे दोनों साथ में एक और चले गए। उधर टीना ने अपने आप को साफ नजरअंदाज होते हुए देखा तो वह भी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से एक और चली गई। उधर एक लड़का यह सीन कुछ देर से बड़ी ध्यान से देख रहा था। उसे अक्षय से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसने मन ही मन अक्षय को गालियां देते हुए कहा, साला पूरे कॉलेज में कन्हैया बना घूमता है। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक दोस्त से कहा, पता है मैंने कॉलेज सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए ही किया था, और देखो यहाँ हमारी और एक भी लड़की देखती तक नहीं है, और उधर वह दो लड़कियों को एक साथ घुमाए जा रहा है। तभी उसके कंधे पर एक दूसरा लड़का जो उसका दोस्त था हाथ रखते हुए बोलता है, सही कह रहा है, इन जैसे लड़कों की वजह से ही आजकल सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं। वैसे चिंटू, मैंने एक जगह सुना तो था, जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर जाती है तो वह सबसे पहले उसे जैसा भी लड़का मिलता है उसे अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लेती है। क्या कहता है, जाकर अपनी किस्मत अपना ले। यह सुनकर चिंटू अपने चश्मे को अपने आंखों पर से सीधा करते हुए कहता है, तू सच कह रहा है ना, एक ट्राई तो बनता है। एक काम कर रौनक, तुझे यार सुबह तुझे अच्छी खबर ही मिलेगी। इस पर उसका दोस्त रौनक मुस्कुराते हुए ही बोलता है, सही है यार, आइडिया मैंने दिया और लड़की तू ले जाएगा। चिंटू ने रौनक की इस बात पर उसे हल्के हाथ से पीछे की ओर धक्का देते हुए बोला, अबे जाना तू बस जा। रौनक जाते हुए कहता है, जा रहा हूँ। वैसे ठीक है भाई, अब तू भी धक्का दे दे। लड़की देखी नहीं, दोस्त को ही भगा दिया। चिंटू ने उसको नजरअंदाज किया और टीना का रास्ता रोकते हुए पूछता है, टीना तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो, क्यों, क्या हुआ? टीना ने एक बार चिंटू की तरफ देखा और फिर से गुस्से में एक और चली गई। चिंटू ने एक बार फिर टीना को रोका, तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करूंगा। टीना ने एक बार फिर चिंटू को देखा और उसके बहुत ज्यादा नज़दीक आ गई, इतने नज़दीक कि चिंटू अगर हल्का सा भी आगे बढ़े तो टीना की गर्म सांसें उसे अपने ऊपर साफ महसूस होंगी। आखिर टीना क्या करने वाली थी? क्या टीना अक्षय को भुलाकर चिंटू के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी? क्या राज एनाकोंडा को समझा पाएगा? आखिर क्या है काला भाई का काला सच? क्या कभी अक्षय और काला भाई का सामना हो पाएगा? अगर हाँ तो इसका परिणाम क्या होगा? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी प्यारी कहानी मी एंड माई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर या पॉकेट FM पर। और इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 31 आई मिस यू मॉम। टीना इस वक्त चिंटू के बहुत नज़दीक आ चुकी थी, जिससे चिंटू की धड़कनें पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई और उसने अपनी आंखों को भी बंद कर दिया। तभी टीना ने अपना हाथ उठाया, तभी एक जोरदार आवाज़ चारों तरफ गूंज गई।
दरअसल टीना ने चिंटू के चेहरे को किसी टमाटर की तरह लाल कर दिया, पर शर्म से नहीं बल्कि अपने एक ही थप्पड़ से। चिंटू अपना एक हाथ अपने उस गाल पर रख टीना के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखने लगा। टीना ने चिंटू से कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक और चली गई। चिंटू अपने सूजे गाल को सहलाता हुआ अपने दोस्त के बारे में सोचने लगा। रौनक, कल तेरी सारी रौनक नहीं निकली तो मेरा नाम भी चिंटू प्रसाद नहीं। उधर अक्षय रेशमा की ब्लैक कलर की लंबी सी लग्जूरियस गाड़ी में बैठकर उसके साथ निकल गया था। उनकी गाड़ी के आगे पीछे 4-5 ब्लैक कलर की एसयूवी चल रही थी। तभी अक्षय ने रेशमा से पूछा, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो तुम्हारे आसपास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। रेशमा ने कहा, यह सिक्योरिटी बस मेरी सेफ्टी के लिए है। इस समय कुछ कंपनी मिलकर हमें टारगेट कर रही है, इसी वजह से दादाजी ने सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद अक्षय और रेशमा इधर उधर की बातें करने लगे। अक्षय को पता नहीं क्यों पर रेशमा या उसके परिवार की अमीरी देखकर कभी भी हैरानी नहीं हुई थी, या कभी भी वह बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुआ था। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह उससे प्यार करता था, या फिर इसका रीज़न शायद यह था कि वह खुद ही लोगों को शौक देने के लिए बना था। अक्षय के दिमाग में तभी एक सवाल आया, क्या मुझे रेशमा को पर्पस कर देना चाहिए? फिर उसने यह कहकर अपने इस सोच को टाल दिया। अभी वक्त ही कितना हुआ है। कुछ ही देर में वह दोनों अक्षय के होटल के पास जाकर रुक गए। अक्षय ने रेशमा को बाय बोला और अंदर चला गया। अक्षय सीधा जाकर अपने बेड पर सो गया। वह सोचने लगा, आज उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक के बाद एक होने लगी थी। शायद यह उसके शक्तियों का ही नतीजा था। तभी उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जो इस वक्त बुरी तरह से टूट गया था। उसने अफसोस करते हुए सोचा, काश मैं उसी समय उनसे इस फ़ोन के भी पैसे वसूल लेता। तभी अक्षय के दूसरे मन ने कहा, अरे अक्षय, तुझे इतना लालच शोभा नहीं देता क्या? तूने अपना सारा पैसा बैंक में अचार डालने के लिए रखा हुआ है। अक्षय अपने बिस्तर से उठा, दृढ़ निश्चय करते हुए उठा, अब मैं अपने पैसे एक बार फिर से खर्च करूंगा। तभी इस बार उसके आलस ने उसे रोक लिया और उसने आगे सोचा, पर पहले एक नींद मार लेते हैं। जब तक अक्षय का दूसरा मन उसे मोटिवेट करता, अक्षय सो गया था। जब कुछ घंटों बाद अक्षय सोकर उठ गया, उसने इधर उधर देखा पर उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था। उसने अपना फ़ोन अपनी माँ को फ़ोन करने के लिए अपने पास वाले टेबल पर हाथ घुमाया। तभी उसे पहले का घटित सब याद आ गया। उसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया और बड़ी दुखी नज़रों से अपने टूट गए फ़ोन को देखने लगा। उसने सोचा उसे कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो उसके दिमाग में कोई इमेज नहीं आई। तभी वह सोचने लगा, बस मुझे अपने फ़ोन की बैटरी बेस्ट चाहिए, बाकी सब फीचर्स वैसे भी मेरे कोई ज़्यादा काम के नहीं है। उसने गूगल मैप पर एक बड़ा सा फ़ोन शोरूम सर्च मारा। जल्द ही उसकी लोकेशन से सबसे पास वाले शोरूम को अक्षय ने सेलेक्ट कर लिया और अपने दोस्त विकी की ब्लैक कलर की कार लेकर वहां से चला गया। शोरूम देखने में काफ़ी बड़ा था, चारों तरफ चमकदार टाइल्स लगे हुए थे। पूरा शोरूम एक अलग सी चमक दे रहा था। अक्षय ने एक बार अपनी हालत देखी। उसके पास जो कपड़े थे वह थे तो टॉप क्वालिटी के, पर अभी अभी हुई लड़ाई के चक्कर में उसके कपड़े कुछ हद तक तो बर्बाद हो गए थे। अक्षय ने मन ही मन सोचा, मतलब अक्षय, अब तुझे कपड़े बदलने के लिए भी कहना पड़ेगा। काश माँ यहाँ होती तो तेरी इतनी लापरवाही उन्हें कतई भी मंजूर नहीं होती। मॉम, आई मिस यू, मैं आपको और आपकी डांट सबको मिस कर रहा हूँ। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से। अक्षय ने सोचा, शायद पहले मुझे जल्दी से एक फ़ोन ले लेना चाहिए। बस यूँ गया और यूँ आ जाऊँगा, कपड़े बाद में देख लिए जाएंगे। अक्षय जल्दी से अंदर घुस गया। अक्षय के अंदर घुसते ही सब अक्षय को नीची नज़रों से देखने लगे। अक्षय ने उन सबको नज़रअंदाज किया और फ़ोन देखने एक जगह पर चला गया। तभी एक लड़की जो इसी शोरूम में एक मैनेजर के पोस्ट पर थी, उसने अक्षय को पीछे से टोकते हुए कहा, तुम रुको, अरे तुम ही ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हो? क्या तुम्हें गार्ड्स ने रोका नहीं? अक्षय पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक मोटी सी औरत खड़ी थी जो उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। अक्षय ने उस महिला से कहा, मुझे बस एक मोबाइल खरीदना है, मैं खरीद कर यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर उस मोटी महिला ने जोर से कहा, यहाँ कीपैड वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ का सबसे सस्ता फ़ोन भी 10,000 का है। इतना तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम एक बार में खर्च कर पाओगे, इसलिए मेरी मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अक्षय को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, ओ मैडम, यह काम आपका नहीं है, मेरे पास कितने पैसे? आपका काम बस मुझे सामान देना है और बिल पे करना, यह मेरा सरदर्द है। यह सुनकर उस महिला को गुस्सा आ गया। उसने अक्षय को उंगली दिखाते हुए कहा, तू 2 कौड़ी का इंसान मुझे अपना काम सिखाएगा? रुक, अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ, लातों के भूत बातों से कहाँ सुनते हैं। इतना कहकर उस महिला ने जोर से गार्ड्स को आवाज़ लगाई, गार्ड्स कम हियर। कुछ ही देर में 2-4 हटे कट्टे गार्ड्स अपने हाथ में एक स्टिक लिए अंदर आ गए। आखिर अब क्या करेगा अक्षय? कैसे निपटेगा अक्षय गार्ड्स से? क्या अक्षय और गार्ड्स में होंगी एक और लड़ाई? क्या अक्षय कभी रेशमा को पर्पस कर पाएगा? आखिर कब होगा अक्षय का मिशन पूरा और अक्षय को आखिर कैसे गिफ्ट्स मिलेंगे? 32 इट्स रॉकी। अक्षय इस वक्त चारों ओर से गार्ड्स से घिरा हुआ था। अक्षय ने हंसते हंसते ही कहा, शायद तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए बहुत कम लोगों को बुलाया है, मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। अक्षय की यह घमंड से भरी हुई बात सुनकर वे सब गार्ड्स जोर जोर से हंसने लगे। तू हमें धमकी दे रहा है?
तभी उनमें से एक गार्ड्स ने हंसते हुए कहा, वैसे यह बात तो सही कही, आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तू लेगा ही नहीं, क्योंकि तू अब कोई जिम्मेदारी लेने लायक ही नहीं बचेगा। अपने दोस्त गार्ड की यह बात सुनकर बाकी गार्ड्स जोर जोर से हंसने लगे। इस वक्त सभी का ध्यान अक्षय की ओर ही था। वे सब अलग अलग जगह से आए हुए कोई रईस खानदान से बिलोंग करते थे। उनकी नज़र में तो अक्षय ही बेवजह परेशानी खड़ी कर रहा है। अक्षय ने सबको हंसते हुए गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, हंस लो, क्योंकि कुछ देर बाद तो तुम्हें अपनी गलती रोना का भी वक्त नहीं मिलेगा। उनमें से एक सीनियर गार्ड्स ने सभी की ओर देखते हुए कहा, बाहर निकालो इसे, बहुत जबान चलाता है साला। गार्ड्स अपने सीनियर का ऑर्डर सुनकर एक साथ ही अक्षय पर टूट पड़े। अक्षय ने अपने तरफ गुस्से में आते हुए गार्ड्स को देखा तो वह भी तैयार हो गया। तभी सबको रोकते हुए पीछे एक जोरदार आवाज आई, रुको अभी के अभी, आई सेड स्टॉप, इट्स माय ऑर्डर। सभी गार्ड्स अपनी जगह आवाज को सुनकर थम गए और उस तरफ अपनी नजरें घुमा ली। वहां पर एक हैंडसम सा दिखने वाला एक जवान लड़का खड़ा था। वह महिला जो अभी कुछ देर पहले अक्षय से लड़े जा रही थी, वह उस लड़के को देख उसकी तरफ भागी गई। उसने उस लड़के को देखते ही सारा मामला साफ करते हुए कहा, छोटे मालिक, यह लड़का हमारे शोरूम में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के ने जब महिला की बात सुनी तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप रहो, वह मेरा दोस्त है और तुम मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का साहस कर रहे हो। क्या तुम इसका अंजाम जानती हो? मैं तुम्हें अभी के अभी इस नौकरी से निकालने की हैसियत तो रखता ही हूँ। अक्षय भी उस लड़के को देखकर हैरान था। उसने चौंकते हुए कहा, रॉकी तुम? रॉकी उसका कॉलेज का क्लासमेट था। अक्षय को तो पहले रॉकी के यहाँ इस तरह आने की उम्मीद नहीं थी और इस तरह उसका स्टैंड लेने के लिए तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा छोड़ो, अपने पिताजी की ही कंपनी है, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे? जरूर फ़ोन खरीदने ही आए होंगे, वैसे तुम्हें कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? अक्षय ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ एक अच्छा फ़ोन खरीदने ही आया था, पर इन लोगों ने मेरे कपड़े देखकर मुझे कुछ भी दिखाने से साफ इनकार कर दिया। पर आगे कोई परेशानी होती उसी समय, ठीक समय पर तुम आ गए। रॉकी ने अक्षय की बातें सुनकर एक बार उस महिला को फिर से अपनी डरावनी आंखों से घूरा, जिससे उस महिला ने अपना सर झुका लिया। फिर रॉकी ने अक्षय की तरफ अपने नॉर्मल फेस के साथ नर्म आवाज में बोला, चलो आज मैं ही तुझे यहाँ का सबसे महंगा फ़ोन दिखाता हूँ। अक्षय को वह यहाँ का सबसे महंगा फ़ोन दिखाया, जिसकी एक फ़ोन की कीमत 16 लाख रुपए थी। अक्षय का फ़ोन को देखकर इस समय वैसी ही हालत थी जैसे 2 ग्राम सिम चलाने वाले इंसान को सीधा 5 ग्राम सिम पकड़ा दिया हो। उस फ़ोन में इतने फीचर्स थे जिसे याद करने के लिए उसे सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ी थी। तभी रॉकी ने आगे बोलते हुए कहा, यह रहा तुम्हारे इस मामूली से दोस्त की तरफ से तुम्हारे लिए पहला मामूली सा गिफ्ट उपहार। अक्षय रॉकी की यह बात सुनकर चौंक गया। उसने रॉकी से सीधा पूछ लिया, कौन दोस्त? कैसा गिफ्ट? हम तो आज ही मिले हैं ना, और इतना महंगा गिफ्ट? सॉरी, पर अगर तुम इसे दोस्ती कह रहे हो तो मैं किसी के दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठाया करता हूं, मैं इसके पूरे पैसे पे करूंगा अभी के अभी। अक्षय की यह बात सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती बनाने और तोड़ने के लिए तो पल भर ही काफ़ी होते हैं, और यह तो मेरा पहला गिफ्ट है। तू? अक्षय ने रॉकी को रुकने का इशारा किया और अपना कार्ड वहां काम करने वाली एक दूसरी महिला को थमा दिया। पूरे पैसे काट लो। महिला अक्षय की हालत देखकर शक कर रही थी, उसके पास इतने पैसे होंगे भी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर शक को जाहिर किए बिना अक्षय से कार्ड लिया और वहां से चली गई। तभी पीछे से रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको ज़रा, 30% डिस्काउंट के साथ। फिर उसने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, हमारे खास मेहमान के लिए। अक्षय ने रॉकी की तरफ बेबसी से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। इस पर रॉकी ने हंसते हुए कहा, यह डिस्काउंट दोस्त के लिए नहीं बल्कि हमारे द्वारा एक कॉम्पनसेशन के तौर पर है, इसे तुम मना नहीं कर सकते। अब तक उस महिला ने कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाल दिया था, तभी उस डिवाइस में अक्षय का टोटल अमाउंट फ्लैश होता 97 करोड़। इस वक्त सभी का ध्यान अक्षय के अकाउंट बैलेंस पर ही था। वे लोग उसे काफ़ी देर से अक्षय नोटिस कर रहे थे। बाकी लोग भी अक्षय के अकाउंट में इतना पैसा देखकर चौंक गए। वैसे यहाँ जो भी आता था उसके लिए 97 करोड़ कोई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट नहीं होता था, पर एक महज 18 से 19 साल के लड़के के पास इतना पैसा उनके मुंह खोलने के लिए काफ़ी था। रॉकी भी यह देखकर चौंक गया था। वैसे उसे अक्षय के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था, पर वह इतना ज़रूर जानता था, मुंबई के सबसे बड़े गुंडे को हराने वाला कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता है। अक्षय का फ़ोन भी कुछ ही देर में उसके पास आ गया। अक्षय अपना नया फ़ोन देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश था, पर उसने यह खुशी अपने चेहरे पर ज़रा सी भी नहीं लाने दी। रॉकी अक्षय को खुद बाहर तक छोड़ने गया। रास्ते में रॉकी ने अक्षय से मुस्कुराकर अक्षय के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आखिर क्या सवाल था रॉकी का, जिससे उसे लगता था अक्षय को उसकी बात बुरी लगेगी? अक्षय रॉकी को क्या जवाब देगा? यह दोस्ती शुरुआत है या अंत? आखिर कब अक्षय की न्यू का आएगी? आगे क्या होगा अक्षय के साथ? CH-33 शहर में दंगे। अक्षय ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पूछो भाई पूछो, तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? रॉकी ने थोड़ा डरते डरते पूछा, तुम्हारी असली पहचान क्या है? यह सवाल सुनकर अक्षय के चेहरे पर थोड़ा कन्फ्यूजन साफ दिखने लगा। अक्षय ने अपने कन्फ्यूज से चेहरे के साथ पूछा, मतलब क्या मैं एक मामूली सा ही तो इंसान हूँ? क्या तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हो?
रॉकी ने जल्दी से बोला, हाँ मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। आखिर मुंबई के सबसे बड़े डॉन से पंगा लेकर यूं बेफिक्र सड़कों पर घूमने की हिम्मत कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता है न। वैसे भी स्नेक गैंग के कई सैकड़ों गुंडे भी इस वक्त इतनी बेइज्जती के बाद भी चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। अक्षय रॉकी की यह बात सुनकर सकपका सा गया। अब वह यह तो बता नहीं सकता था, उसने राज के अंदर अपनी एनर्जी डालकर उसे वश में कर रखा है, और जहां तक रही उसकी बैकग्राउंड की बात तो उसके पीछे तो उसके बाप का भी साया नहीं था। अक्षय ने मायूस सी शक्ल बनाते हुए कहा, शायद वह मेरी गर्लफ्रेंड से डर गए हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला यह बात? अक्षय की यह बात सुनकर रॉकी ने पूछा, कैसी गर्लफ्रेंड? और जहां तक मुझे पता लगने की बात, वह तो पूरे कॉलेज को तेरी लड़ाई की वीडियो मिल गई है और तू तो एक दिन में ही फेमस हो गया। अक्षय ने टॉपिक चेंज करने के लिए थोड़ा शर्माते हुए कहा, वह हमारी कॉलेज में है न रेशमा, हम दोनों, या शायद मैं ही पर उससे प्यार करता हूँ। उसी ने मुझे स्नेक गैंग से सेफ रखने का वादा किया था। वैसे मैंने अभी उसे पर्पस नहीं किया है, इसलिए तू प्लीज़ इसे पब्लिक मत कर दियो। अक्षय ने जो कहा तो वह भी तो एक सच ही था, पर अधूरा सच। रॉकी को अभी भी अक्षय की बातों पर यकीन नहीं था। भले ही रेशमा का परिवार कितना भी अमीर हो, वह स्नेक गैंग को यूं चुप तो नहीं करा सकते। लड़ाई तो होती दोनों ग्रुप में, और वह भी टक्कर की, पर कहीं से किसी लड़ाई का सिग्नल तो नहीं मिल रहा था। रॉकी के पास अक्षय की बातों पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। खैर, रॉकी ने मुस्कुराते हुए अक्षय को विदा किया और वापस अपने शोरूम में अंदर चला गया। अक्षय ने होटल में अंदर घुसते ही पहले अपने आप को अच्छे से साफ कर अच्छे कपड़े पहने और एक बार फिर से लड़कियों के दिलों का प्रिंस चार्मिंग बन गया। तभी उसे मिशन की याद आई। उसने अपने सिस्टम की स्क्रीन खोल उसमें मिशन बा की तरफ ध्यान दिया, जो अभी 67% तक भर गया था और अभी भी कुछ देर में वह बढ़ ही रहा था। अगले दिन अक्षय कॉलेज के लिए जल्द ही तैयार हो गया, क्योंकि उसे आज तो बस से ही जाना था। अक्षय जल्दी से जाकर बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। अक्षय को इस समय अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे वह पहले भी अपनी फैमिली के साथ स्कूल बस का इंतजार करता था। तब उसके पापा उसे रोज अपनी गोद में उठाकर बस स्टैंड तक छोड़ दिया करते थे। अक्षय ने समय देखा तो 15 से 20 मिनट हो गई थी, पर बस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उसने अपना फ़ोन टैक्सी बुक करने के लिए जैसे ही निकाला, सामने एक ब्लैक कलर की एसयूवी रुक गई। जैसे ही सुबह का शीशा नीचे उतरा अक्षय की तो जैसे सांस ही थम गई। अंदर और कोई नहीं थी बल्कि पूरे कॉलेज की सबसे हॉटेस्ट टीचर और उसकी क्लास टीचर मिस रोहिणी थी। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? अक्षय ने तुरंत अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। फिर अक्षय के लिए रोहिणी ने अपने बगल सीट का डोर ओपन कर दिया। अक्षय किसी मैम के साथ बगल की सीट में बैठने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, पर शायद मुंबई में ऐसा ही होता है, यह सोचकर अक्षय चुपचाप जाकर रोहिणी के बगल में बैठ गया। रास्ते में रोहिणी ने भी अक्षय के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए, पर अक्षय ने उन्हें भी रेशमा के प्रोटेक्शन वाली ही बात बता दी। पर अक्षय ने इस बार रेशमा को जस्ट एक फ्रेंड के रूप में दर्शाया, न कि गर्लफ्रेंड के रूप में। आखिर टीचर से ऐसी बातें कोई पागल ही करता होगा। रोहिणी को समझ ही नहीं आ रहा था वह अक्षय से किस तरह की बातें कर सकती है, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कुछ उसके पढ़ाई और फ्यूचर बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, जिसका अक्षय आसानी से जवाब दे रहा था। धीरे धीरे बातें अक्षय के पर्सनल लाइफ पर जाकर रुक गई। रोहिणी ने हंसते हुए पूछा, वैसे तुमने अभी तक किसी लड़की को पर्पस किया है? अक्षय ने हकलाते हुए जवाब दिया, मम्मा मत, मतलब मैंने तो किसी को नहीं किया। अक्षय को यूं हकलाता देख रोहिणी की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए ही कहा, कूल डाउन, मैं इस वक्त तुम्हारी टीचर नहीं हूं, तुम मुझे अपना एक दोस्त समझ सकते हो। अक्षय को अपनी टीचर से ऐसी बातें करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वह चुपचाप बैठ गया। तभी रोहिणी ने जोर से ब्रेक मारा। अक्षय ने यह देखकर अपनी नज़र सामने की ओर कर ली। सामने बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई थी और देखने में तो यह लग रहा था कि कोई दंगा चल रहा हो। रोहिणी ने जोर से हॉर्न बजाया, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रोहिणी ने ध्यान दिया, यह कोई आम दंगे नहीं है बल्कि दो ग्रुप्स की आपसी लड़ाई है, इसलिए उसने अपनी कार मोड़ने का निश्चय किया। तभी अक्षय का ध्यान एक छोटी सी बच्ची पर गया जो भीड़ की वजह से गिर चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह से खून निकल रहा था। वह बार बार दर्द से चिल्ला रही थी, पर किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था। सब अपनी आपस की लड़ाई में इतना खोए थे कि उस लड़की के ऊपर बार बार अपने पैरों की छाप छोड़े जा रहे थे। अक्षय ने मन में सोचते हुए कहा, क्या इनके पास इंसानी दिल नहीं है? यह तो इंसान के वेश ऐसे दरिंदे हैं जिन्हें जीवन भर पिंजरे में कैद कर रख दिया जाना चाहिए। अक्षय ने जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन किया और भागते भागते उस लड़की के पास पहुंच गया। जब रोहिणी ने अक्षय को उतरते हुए देखा तो वह घबरा सी गई। उसने अक्षय को रोकने के लिए पीछे से गाड़ी में बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई, पर अक्षय को इस वक्त उस छोटी लड़की के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। तभी रोहिणी की भी नज़र उस छोटी लड़की पर पड़ी जिस तरफ अक्षय जा रहा था। लड़की की हालत देख रोहिणी को भी उन लोगों पर उतना ही गुस्सा आने लगा। वह भी अक्षय की तरह गाड़ी से उतर गई और अपने कदम अक्षय के पीछे बढ़ा दिए। क्या अक्षय उस छोटी लड़की को बचा पाएगा? क्या रोहिणी का गाड़ी से उतरना एक अच्छा डिसीजन था? आखिर कैसे करेगी भीड़ अक्षय के गुस्से का सामना? आखिर कौन है वह छोटी लड़की? 34 एसिड अटैक। अक्षय आगे बढ़ रहा था, तभी एक अनजान लड़के को अपनी लड़ाई
में दखलंदाजी करता देख भीड़ में से इंसान को गुस्सा आ गया। उसने एक एसिड से भरी बोतल अक्षय की तरफ फेंक दी। अक्षय ने बड़ी आसानी से अपने आप को एक तरफ झुकाकर सफलतापूर्वक अटैक से डॉज कर लिया, लेकिन वह एसिड से भरी बोतल सीधा जाकर पीछे चल रही मिस रोहिणी के चेहरे पर जाकर जोर से लगी, जिससे उनकी दर्द से भरी चीख निकल पड़ी। अक्षय आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। उसने देखा उसके जस्ट पीछे मिस रोहिणी अपने चेहरे को पकड़े दर्द से भरी चीखें निकाल रही थी। अक्षय ने ध्यान दिया, उनका पूरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। अक्षय भागते हुए उनके पास गया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। फिर उसने अपने एक हाथ से रोहिणी के पीछे सर की एक नस को दबाकर बेहोश कर दिया, जिससे उन्हें कम से कम दर्द का एहसास न हो। फिर अक्षय ने रोहिणी को अपने गोद में उठाकर गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। फिर उसने गाड़ी को लॉक कर दिया। फिर उसकी नज़र वापस से बच्ची पर पड़ी, जो शायद अपनी आखिरी सांस ले रही थी। अक्षय अपनी फुल स्पीड से लड़की की तरफ। रास्ते में अक्षय को मारने के लिए कुछ लोग अपनी हॉकी स्टिक के साथ दौड़ पड़े, पर अक्षय को छूने से पहले ही वह कई मीटर दूर अक्षय के पंच से गिर जाते थे। अक्षय भागता भागता उस लड़की के पास गया। उसने उस छोटी सी लड़की को अपने एक हाथ से उठाया और उसमें अपनी शुद्ध एनर्जी डालने लगा। कुछ ही देर में लड़की का चिल्लाना कम हुआ। उसने नजरें उठाकर अक्षय की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में देखकर अक्षय जैसे खो गया। तभी किसी ने अक्षय के सर पर जोर से एक लोहे की रॉड मारी। अक्षय के सर से खून बहना शुरू हो गया। अक्षय अपनी जगह से सीधा खड़ा हुआ, फिर अपने आप को संभालते हुए अपनी लाल आंखों से उस आदमी की तरफ पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी अक्षय की लाल आंखों को देखकर अंदर तक डर गया। तभी उस आदमी ने ध्यान दिया, अक्षय के सर पर जो अभी बड़ा सा घाव था वह धीरे धीरे भरने लगा था। अक्षय ने अपने सर के पीछे हाथ से खून साफ, और सारा खून अक्षय के हाथ में आ गया और अब वहां घाव का नामो निशान तक नहीं था। यह देखकर उस आदमी के हाथ की रॉड कंपक पाते हुए गिर पड़ी। अक्षय को वह छोटी लड़की भी काफी देर से ऑब्जर्व कर रही थी। अक्षय का जब घाव पूरी तरह से भर गया तब उसके मुंह से एकाएक निकला, वाह क्या बात है। अक्षय ने उस छोटी लड़की की बातें सुनी, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अक्षय ने अपने दोनों हाथों से दो जोरदार थप्पड़ उस आदमी के दोनों कानों पर जड़ दिए, जिससे उस आदमी के कानों से खून की एक धारा छूट पड़ी। अक्षय यहीं पर नहीं रुका, उसने अपना सर जोर से उस आदमी के सर पर मारा, जिससे एक जोर की आवाज आई और वह आदमी धम से जमीन पर गिर पड़ा। अक्षय ने एक बार फिर उसे मारने के लिए जमीन से उठाया, पर वह पहले से ही इतना जख्मी हो गया था कि अक्षय का अगला कदम उसके मौत का न्योता ला सकता था। अक्षय ने उसे वापस नीचे फेंका और अफसोस करते हुए कहा, हद साला, शक्तियां बढ़ने के बाद तो कोई 2 सेकंड भी नहीं टिक पाता। अब तक दोनों ग्रुप में लड़ाई होना लगभग बंद हो चुकी थी। अक्षय के आसपास तक तो कोई लड़ने तक छोड़ो हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अक्षय ने अब तक आते हुए कम से कम 1 दर्जन लोगों को धूल चटा दी थी, जिसका हिसाब खुद अक्षय के पास भी नहीं था। अक्षय ने उस छोटी सी लड़की को अपने गोद में उठाया और किसी शेर के भांति उस भीड़ से अपना रास्ता निकलता हुआ चल पड़ा। अब तक रोहिणी को भी होश आ गया था। उसने गौर किया, उसके चेहरे पर अब पहले से दर्द कम है। रोहिणी ने इस पर ध्यान न देते हुए अपना चेहरा गाड़ी के मिरर में देखा, जिसे देखते ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी अक्षय भी वहां पहुंच गया। उसने गाड़ी को अनलॉक किया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अपने बगल में उस लड़की को बैठा दिया। उसे तो लड़की के घर या फैमिली का पता पूछने का भी समय नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर सीधा एक अच्छे हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। अक्षय चाहता तो उस छोटी सी लड़की के समान ही रोहिणी के भी सारे घाव भर सकता था, पर एक छोटी बच्ची को उसे किसी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं थी, पर एक महिला को उसे इसका एक स्पष्ट जवाब देना पड़ता। अक्षय ने गाड़ी को भागते हुए यहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में मिस रोहिणी को एडमिट करा दिया। रास्ते भर उन्होंने कोई बात नहीं की थी, पर रह रहकर आंसू बहा रही थी। अक्षय को रोहिणी मैम की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर कहीं ना कहीं इसमें अक्षय का ही दोष था। अक्षय ने यह सब सोचते हुए हॉस्पिटल बेड पर लेटी मिस रोहिणी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं यूँ गाड़ी से नहीं उतरता तो आपकी यह हालत नहीं होती। रोहिणी मैम ने इस वक्त अक्षय से कुछ नहीं कहा। अभी तक उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर लड़की भी अपने आसपास के माहौल को भली भांति समझ रही थी। उसने भी अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, आंटी डोंट वरी, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। मेरी मम्मी कहती है भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता है। अक्षय ने उस छोटी लड़की के सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा। उधर रोहिणी का भी रोना कुछ हद तक कम हो गया था। आखिर कौन थी वह लड़की? क्या रोहिणी का चेहरा कभी ठीक हो पाएगा? आखिर अक्षय कैसे करेगा रोहिणी की मदद? CH-35 शुक्ला परिवार। अक्षय ने फैसला कर लिया था, वह घर जाते ही रोहिणी के चेहरे को पहला जैसे करने के लिए एक अच्छी सी दवाई बना देगा। उसने रोहिणी से कहा, मैम मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। रोहिणी ने उसे नहीं रोका, बस मन ही मन सोचने लगी, बुरे वक्त में तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं, खैर यह तो पराया है। अक्षय उस छोटी लड़की का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए उस छोटी लड़की ने अपना मासूम सा चेहरा अक्षय की तरफ उठाया और बड़े प्यार से अक्षय से अपनी सवालिया नज़रों के साथ पूछा, बॉस मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने जैसे मुझे पल भर में ठीक कर दिया वैसे आप उनको भी ठीक क्यों नहीं कर देते? अक्षय नीचे झुका और लड़की के आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा सीक्रेट सबके सामने रिवील हो जाएगा। फिर उसने उस लड़की का छोटा सा हाथ अपने बड़े हाथ पर रखते हुए कहा, और तुम मुझसे वादा करो आइंदा इस चीज़ का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगी।
उस लड़की ने अक्षय की कन्ही उंगली को अपने हाथ से उठाया और उसमें अपनी छोटी सी उंगली फंसाते हुए कहा, पक्का वाला वादा, पर अब आप मुझसे वादा करो, आप भी उन्हें किसी भी तरह वापस पहले जैसा कर दोगे, मैं उनका असली चेहरा देखना चाहती हूँ। अक्षय ने भी बड़े प्यार के साथ कहा, पक्का पक्का वाला वादा, मैं उन्हें जरूर ठीक करूंगा। अक्षय फिर सीधा खड़ा हो गया और अपने सामने खड़ी हुई एक टैक्सी को यहाँ की बड़ी सी जड़ी बूटी मंडी पर ले जाने के लिए बोलकर उस पर बैठ गया। अक्षय ने बैठे बैठे ही लड़की से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने अक्षय का सवाल सुनकर अपनी प्यारी आवाज में कहा, हमारा नाम श्रेया है और हम पूरे 8 साल की है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इस पर श्रेया कहती, मैं तो अपने घर पर रहती हूँ। अक्षय ने पूछा, मतलब आपका घर कहाँ है? श्रेया ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जहाँ मैं रहती हूँ। अक्षय को श्रेया की बात सुनकर यह तो पता चल गया था कि उसे अपने घर के पते के बारे में कुछ नहीं पता है। एक तरफ शुक्ला परिवार में लोग इधर उधर भागे जा रहे थे। शुक्ला परिवार के हेड सूरजनाथ शुक्ला के चेहरे पर भी परेशानी साफ झलक रही थी। उनके सामने एक ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी सर झुकाए खड़ा था, उसके पूरे चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। हेड सूरजनाथ शुक्ला ने अपनी जोरदार आवाज में उस आदमी से गरजते हुए पूछा, मेरी बिटिया कहाँ है? जवाब दो। ड्राइवर ने अपनी कंपकपाती हुई आवाज में कहा, सर हम बिटिया को घुमाने उसकी पसंदीदा जगह लेकर ही जा रहे थे, तभी सामने की सड़क पर 2 ग्रुप्स के बीच आपस में दंगे होने लगे। हमने गाड़ी से उतरकर उनके पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हम शुक्ला परिवार के ड्राइवर हैं, हमें जाने के लिए रास्ता चाहिए। जिसे सुनकर उन्होंने रास्ता तो दे दिया, पर जब हम वापस गाड़ी में बैठे तो बिटिया गायब थी। इतना कहकर ड्राइवर चुप हो गया। राजनाथ शुक्ला ने गरजते हुए कहा, अगर हमारी बिटिया का बाल भी बांका हुआ तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को जलाकर खाक कर देंगे। राजनाथ शुक्ला की इन बातों से उनके खुद के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने पिता राजनाथ से कहा, डैड मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर आप अपनी गलती किसी और पर नहीं थोप सकते। आखिर किसका प्लान था 2 ग्रुप में लड़ाई करवाकर सारी मलाई किसी बिचौलिए की तरह खुद चढ़कर जाने का? यह सुनकर राजनाथ का सर नीचे हो गया, जिसे देखकर राजनाथ की पत्नी ने उस पर तंज कसते हुए कहा, हूं दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था लेकिन उसमें खुद ही गिर गए। तभी राजनाथ की तरफदारी करते हुए उनकी बेटी ने अपने भैया से कहा, वैसे भैया सारी गलती डैड की ही नहीं है, गलती आपकी भी है। श्रेया बिटिया ने तो आपके साथ जाने के लिए कितनी रोई थी, पर आप ठहरे, आपको तो अपने काम की ही पड़ी है ना। उधर श्रेया की माँ किसी से कुछ नहीं कह रही थी, बस चुपचाप एक कोने में लोगों की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी, पर उनकी यूं खामोशी ही सबको बहुत कुछ कह रही थी। तभी श्रेया के चाचा ने किसी को फ़ोन किया और 5 मिनट में ही घटनाक्रम में मौजूद सारे आदमी उनके सामने आ गए। उनके चाचा ने एक एक कर सभी को श्रेया की तस्वीर दिखाई। क्या तुम में से किसी ने इसे देखा है? लड़की को देखते ही एक आदमी ने जल्दबाजी में कहा, यह बच्ची, इसे तो वह लड़का उठा कर ले गया। जैसे ही श्रेया के चाचा ने यह सुना, उन्होंने अपने एक हाथ से उस आदमी के मुंह को जोर से दबाते हुए पूछा, जल्दी बता कौन था? आदमी कहाँ लेकर गया? उस आदमी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर उसके मुंह से आवाज के बजाय चीख निकल रही थी। यह देखकर उसके चाचा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसे छोड़ दिया। अपने आप को यूं आज़ाद पाकर वह आदमी किसी तोते की तरह झटपट बोलने लगा, साहब हम तो लड़ाई में बिल्कुल खोए थे, तभी किसी शेर की तरह वह हमारे सामने आ गया। हम में से कुछ लोग उसे रोकने के लिए दौड़े तो, पर वह अभी भी हॉस्पिटल में है। तभी एक जगह यह लड़की शांति से बैठी हुई थी, वह उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर वापस जहां से आया था वहां चला गया। हम में से एक ने उसके पीछे सर से वार किया था, पर अब वह भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसके कानों की सुनने की शक्ति भी चली गई है। उस आदमी को यह तो पता चल गया था कि वह लड़की शुक्ला परिवार की खास थी। अगर उसे लड़की की हालत बता देता तो उसके जीने का 1% भी चांस नहीं था, इसलिए उसने सच को तोड़-फोड़ कर बता दिया। राजनाथ यह सब पीछे खड़े सुन रहे थे। यह सुनकर उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कांच के टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे कांच के कई टुकड़े हो गए और राजनाथ के हाथ से खून निकलने लगा, पर उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर श्रेया के पिता भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचे। फिर उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, डैड हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आखिर क्या होगा इस गलतफहमी का अंजाम? क्या अक्षय शुक्ला परिवार के गुस्से का सामना कर पाएगा? क्या अक्षय अपनी पहली दवाई बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? आखिर कॉलेज में अक्षय के ना आने पर क्या होगा? CH-36 अक्षय की मौत। उधर अक्षय के कॉलेज में अलग ही हंगामा चल रहा था। सुबह से सभी लड़के लड़कियां अक्षय का ही इंतजार कर रहे थे, पर जब काफ़ी देर तक अक्षय का कोई पता नहीं चला, तब अक्षय के क्लासरूम में से एक लड़के ने अपने बगल में बैठे हुए लड़के से कहा, भाई किसका इंतजार कर रहा है? अक्षय का? तो वह तो तुझे कब्रिस्तान में ही मिलेगा। आखिर एक इंसान सैकड़ों से कैसे लड़ सकता है? उनकी यह बात सुनकर टीना और रेशमा का मन बार बार घबरा रहा था। टीना ने रेशमा से पूछा, बहन फ़ोन लगा? इस पर रेशमा ने चिंतित स्वर में कहा, कहाँ लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। तभी रॉकी भी क्लास में आ गया। उसने आसपास अक्षय को ढूंढा, पर जब उसे वह कहीं नहीं मिला तो उसने एक लड़के को पकड़ते हुए पूछे, है अक्षय दिखाई नहीं दे रहा? वह आया नहीं है क्या? लड़के ने हंसते हुए कहा, अक्षय वह नया लड़का, अब तो वह कभी नहीं आने वाला।
लड़के की ऐसी बातें सुनकर रॉकी को गुस्सा आ गया। उसने उसे छोड़ दिया, पर जैसे ही वह लड़का जाने लगा रॉकी ने उसके रास्ते में अपना पैर लाकर उसे गिरा दिया। जब लड़के ने गिरे गिरे ही रॉकी की तरफ देखा तो रॉकी ने उंगली दिखाते हुए उससे कहा, आइंदा अगर तूने मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी कहा तो यह तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। उस लड़के को रॉकी से कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वह उठा और मन ही मन रॉकी और अक्षय को गाली देते हुए अपने कपड़े झाड़े और एक और चला गया। रॉकी उसे नज़रअंदाज करते हुए रेशमा के पास पहुंचा। उसने रेशमा से पूछा, रेशमा क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? तुम तो आगे कहने से पहले रॉकी ने अपने आप को रोक लिया। रेशमा इस वक्त इतनी टेंशन में थी कि उसने रॉकी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस बार बार अक्षय के नंबर को डायल करती रही। जब रॉकी ने अपने को इग्नोर होते हुए देखा तो उसने आगे कहा, मैंने कल शाम को अक्षय को देखा था। यह सुनकर रेशमा ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और उम्मीद भरी नज़रों से रॉकी की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने कहाँ देखा था मेरे अक्षय को? जब रेशमा के मुंह से अक्षय के लिए मेरे शब्द का उपयोग हुआ तो रॉकी समेत सभी लड़के चौंक गए और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। रॉकी ने रेशमा को बताया, मैंने शाम को उसे मेरे ही शोरूम पर देखा था, वह वहां पर एक मोबाइल खरीदने आया था। तब तक तो वह बिल्कुल ठीक था, मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। मैंने उसे बाहर तक छोड़ा भी था जिसके वह वापस कहीं चला गया। आगे मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम उसके घर का पता जानती हो? शायद हमें उसके घर तक जाना चाहिए। तभी सभी को शांत कराते हुए उनकी क्लास में मिस रोहिणी की जगह कोई दूसरा टीचर आता है। शायद आज रोहिणी मैम भी छुट्टी पर है, इस चीज़ पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। रॉकी, टीना और रेशमा भी इस चीज़ पर कोई खास ध्यान नहीं देते। तभी टीना उस दूसरे सर से पूछती है, सर क्या हम जा सकते हैं? हमें कुछ जरूरी काम है। इस पर वह सर तीनों को देखते हुए बोलता है, तुम तीनों को जरूरी काम आया है एक साथ। इस पर रेशमा जल्दी के चक्कर में टीचर से गुस्से में कहती है, क्या आप मुझे मना करेंगे? टीचर रेशमा की बात सुनकर डर जाता है। वह डरते डरते कहता है, मना? मैं भला आपको मना कैसे कर सकता हूँ? आप जाए, जरूर जाए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तीनों अपनी अपनी लग्जूरियस कार में बैठकर अक्षय के होटल की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में तीनों होटल पहुंच गए। रेशमा ने होटल की काउंटर पर जाकर जोर से अपना हाथ मारा, जिसे सुनकर काउंटर गर्ल ने सामने देखा। रेशमा ने जल्दी से बोला, यहाँ क्या कोई अक्षय नाम का लड़का रहता है? अक्षय का नाम सुनकर लड़की सकपका गई। उसने जल्दबाजी में कहा, सॉरी सर, यहाँ अक्षय नाम का कोई इंसान नहीं रहता। यह सुनकर रेशमा चौंक गई। उसने सोचा, मैंने तो अक्षय को यहीं ड्रॉप किया था, फिर अक्षय आखिर कहाँ रहता है? रेशमा वहां से निराशा होकर चली गई। तभी रॉकी ने रेशमा को रोका और धीमे से कहा, रुको रेशमा, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। यह सुनकर रेशमा रुक गई। उसने पीछे ध्यान दिया, वह काउंटर गर्ल अभी इस वक्त किसी से बातें कर रही थी। रॉकी ने चुपचाप जाकर उनकी बात सुनने की कोशिश की। तब उसने सुना वह लड़की धीमी धीमी आवाज में किसी से कह रही थी, सर अक्षय सर के बारे में कोई पूछ रहा था, मैंने साफ मना कर दिया। वह बस एक लड़का और उसके साथ दो लड़कियां थी। फोन के पीछे और कोई नहीं बल्कि जो कहीं एक आदमी था। उसने कहा, ठीक है, वैसे अक्षय इस वक्त कहाँ है? जिस पर लड़की कहती, सर अक्षय सर तो सुबह सुबह कहीं निकले थे, तब से वापस नहीं आए, शायद वह अपने नए कॉलेज में होंगे। इसके बाद जो का आदमी एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। रॉकी लड़की की बातें तो सुन सकता था, पर फोन के पीछे वाले इंसान की बातें सुनने में वह असफल था। उसने वापस रेशमा की तरफ जाते हुए उससे कहा, रेशमा, इन्हें भी अक्षय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर इन्होंने सुबह ही अक्षय को यहाँ से कॉलेज की ओर निकलते हुए देखा है। यह सुनकर सब उदास हो जाते हैं और अपनी अपनी कार में बैठ वापस चले जाते हैं। रॉकी और टीना ने तो मान लिया था कि अक्षय अब जिंदा नहीं है, पर रेशमा का दिल अभी भी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा था। तभी उसे राज पर फोन करने की याद आती है। वह जल्दी से राज का नंबर डायल करती है। उधर राज का फोन तो डायल होता है, पर वह उसे उठाने की हालत में नहीं था। वह एक अंधेरे कमरे में उल्टा लटका हुआ था। उसके सामने एक तकतवार सा दिखने वाला इंसान बैठा हुआ था। वह बार बार एनाकोंडा से माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए रहम रहम। एनाकोंडा ने हंसते हुए कहा, माफ़ी? और कितनी माफ़ी चाहिए? मौत की माफ़ी से बड़ी माफ़ी कोई नहीं होती है। फिर एनाकोंडा राज के आसपास गिरी लाशों को देखता, यह और किसी की लाशें नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की लाशें थी जो राज के साथ गए थे। क्या होगा इस झूठी अफवाह का अंजाम? आखिर कौन है यह एनाकोंडा और कौन है राज का भाई? आखिर राज ने अपने अंदर कितने राज छुपा रखे हैं? 37 राज द मास्टरमाइंड। एनाकोंडा ने आगे कहा, अगर काला भाई को पता चलता तो वह तो तुम्हारी हालत इन लाशों से भी बुरी कर देते। राज ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, भाई मैं कह रहा हूँ वह कोई आम इंसान नहीं है, पर यह भी सच है, मैं उस इंसान से बेतहाशा नफरत करता हूँ, इतनी नफरत कि उसे मारने के लिए मैं खुद भी मरना पसंद करूंगा। वह कमीना, इस समय वह भले ही मुंह से अक्षय के लिए बोल रहा था, पर उसके आंखों के सामने सिर्फ उसके भाई काला की तस्वीर थी। राज ने आगे कहा, अगर आप उसे मार दे तो मैं आपको अपनी सारी कंपनी दे दूंगा, लेकिन भाई मैं चाहता हूं कुछ दिन की जिंदगी और जी ले वह आपकी ताकत से तो मुझे लगता है। वैसे 10 अक्षय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप तो मुंबई के किंग हैं और वह एक आम सा लड़का। राज की इतनी चापलूसी भरी बातें सुन एनाकोंडा ने अपने एक आदमी से कहा, नीचे उतारो इसे। और फिर वह राज की तरफ देखते हुए कहता है, परसों परसों उस लड़के का आखिरी दिन होगा। राज उतरकर मन ही मन आगे की प्लानिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल थी। उसे अक्षय पर इतना तो विश्वास था कि एनाकोंडा कभी भी अकेले उसे नहीं मार सकता है, और उसे एनाकोंडा पर इतना विश्वास था कि वह हमेशा अकेले ही शिकार करता है।
राज के इस वक्त दोनों हाथ में लड्डू थे। अगर एनाकोंडा मर जाता है तो उसकी सारी दौलत राज की होगी और वह काला भाई से भी सेफ हो जाएगा। अगर अक्षय मर जाता है तो उसके ऊपर हर वक्त जो मौत की नंगी तलवार लटकी रहती है वह भी गायब हो जाएगी और रेशमा भी उसकी हो जाएगी। उधर अक्षय ने अब तक सारी जरूरी जड़ी बूटी ले ली थी। फिर अक्षय श्रेया को लेकर होटल जाने के लिए एक दूसरी टैक्सी में बैठ गया। होटल के पास जब वे दोनों पहुंचे तो सामने एक बड़ी सी रोल्स रॉयल्स खड़ी थी। अक्षय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह सीधा अंदर चला गया। जब रोल्स रॉयल्स के ड्राइवर ने अक्षय को देखा तो वह बाहर निकला और उस तरफ बढ़ गया। अक्षय ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा अंदर जाने लगा। तभी आगे से वह ड्राइवर अक्षय के बिल्कुल सामने जाकर रुका। अक्षय के पास सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं था तो उसने हैरानी से पूछा, भाई आप कौन? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं तो बस एक आम नौकर हूँ, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं तो बस आपकी रोल्स रॉयल्स आपके पास भेज रहा हूँ। आपके लिए राज सर ने खुद यह रोल्स रॉयल्स भेजी है। राज का नाम सुनते ही अक्षय को कल की ही बात याद आ गई। उसे यह तो पता था कि राज कोई न कोई अच्छी सी का जरूर भेजेगा, पर इतनी जल्दी उसे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। ड्राइवर ने आगे कहा, सर ने आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा था, क्या आप कुछ देर अकेले में? ड्राइवर की बात सुनकर अक्षय लड़की को लेकर ही एक कोने में उसके साथ चला गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ड्राइवर बार बार लड़की को शक की निगाह से घूरे जा रहा था। अक्षय ने समझाते हुए कहा, इस पर तो हम विश्वास कर सकते हैं, यह तो बस छोटी बच्ची है। ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, सर पर यह कुछ ऐसी बात है जिससे बच्चे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह सुनकर अक्षय एक बार श्रेया को देखता है। श्रेया अक्षय के कुछ कहने से पहले ही अपने दोनों कान कसकर बंद कर देती है, जिसे देखकर अक्षय के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है और ड्राइवर भी लड़की की इतनी भोली हरकत देख कुछ नहीं कहता है। वैसे भी अक्षय को ड्राइवर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अक्षय ने उसकी ताकत को पहले ही इंस्पेक्ट कर लिया था। वह पावर में तो अक्षय के आसपास भी नहीं था। खैर ड्राइवर ने पहले आसपास देखा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर आपको बताना चाहते थे कि भले ही दुनिया के लिए वह मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर के भाई हो, पर उनके भाई के लिए बस एक भिनभिनाती मक्खी जिसे उनका भाई खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। उन्होंने आपको मारने के लिए अपने राइट हैंड एनाकोंडा को भेजा है। आप बस सतर्क रहिए, वह परसों आपको खत्म करने के लिए कभी भी आ सकता है। ड्राइवर ने आगे कहा, और हाँ आप राज सर पर भरोसा कर सकते हैं, वह तो काला भाई की लंका में विभीषण के समान है। ड्राइवर के मुंह से अंतिम शब्द सुनकर तो अक्षय की हंसी निकलने ही वाली थी, जिसे अक्षय ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। फिर ड्राइवर अक्षय को रोल्स रॉयल्स की चाबी देकर चला गया। अक्षय और श्रेया दोनों को इस समय बहुत भूख लगी थी, इसलिए सबसे पहले वह इस होटल के कैंटीन में चले गए। अक्षय और श्रेया दोनों ने ही वहां जमकर खाना खाया। खाना खाने के बाद श्रेया ने अपने गंदे हाथ अक्षय के सामने कर दिए, जिसके बाद अक्षय श्रेया के साथ हाथ धोने चला गया। हाथ धोने के बाद श्रेया ने आइसक्रीम खाने की जिद शुरू कर दी, जिसे देखकर अक्षय ने वहीं के एक वेटर को बुलाते हुए पूछा, भाई यहाँ क्या आइसक्रीम मिल जाएगी? वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस सर बिल्कुल। फिर अक्षय और श्रेया दोनों आइसक्रीम की तरफ चले गए। आइसक्रीम खाते वक्त श्रेया के मुंह पर आइसक्रीम की क्रीम से एक मूंछ बन गई थी, जिसे देखकर अक्षय की हंसी निकल गई। जब श्रेया ने अक्षय को अपने ऊपर यूं हंसते हुए देखा तो उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए अक्षय से कहा, क्यों क्या हुआ, कभी मेरी जैसी प्यारी लड़की नहीं देखी? अक्षय को यह सुनकर अपनी छोटी बहन की याद आ गई। भले ही वह इस वक्त श्रेया जितनी छोटी और नादान नहीं थी, पर एक वक्त तो ऐसा था जब वे दोनों छोटे से थे और वह वहाँ के ही एक मॉल में जाकर यूं ही आइसक्रीम खाया करते थे। अक्षय को वह वक्त अब भी अच्छे से याद था। उस समय की बात को सोचते हुए अक्षय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर अक्षय चुपचाप अपने होटल के रूम की तरफ श्रेया के साथ चला गया। होटल के रूम में पहुंचते ही श्रेया ने अक्षय के ऊपर सवालों की जैसी बारिश कर दी। बॉस आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? और बॉस आप इन घास फूसों का क्या करोगे? और जल्दी से एक्ट चलाओ, बहुत गर्मी है बॉस यहाँ। अक्षय ने प्यार से श्रेया से एयर कंडीशनर चलाते हुए कहा, पहले तुम मुझे बॉस बॉस बोलना बंद करो। मेरा नाम अक्षय है अक्षय, और तुम मुझे भैया बुला सकती हो। और मेरे पास कौन कौन सी शक्ति है यह मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा। पहले हमें हमारी मैम के लिए इन घास फूसों से दवाई बनानी चाहिए। तुम तब तक आराम से सो सकती हो। इस पर श्रेया ने जल्दी से कहा, मुझे ऐसे नींद नहीं आती है, हम सोने से पहले लोरी सुनते हैं। क्या अक्षय श्रेया को लोरी सुनाएगा? क्या अक्षय श्रेया को अपनी शक्तियां दिखाने की गलती कर सकता है? आखिर अक्षय कैसे बचेगा एनाकोंडा से? आखिर राज अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करता है? CH38 नई शक्तियों का प्रदर्शन। अक्षय श्रेया की जिद देखकर थोड़ा परेशान हो गया। उसने प्यार से श्रेया से पूछा, क्या तुम्हें जादू देखना है? श्रेया ने आंखें मलते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। अक्षय कुछ समय से एक नए तरह के स्किल को सीख रहा था, यह कह सकते हैं उसने खुद ही बनाई थी। अक्षय ने अपने हाथ से एनर्जी निकलना शुरू किया और बाहर ही उसमें इतनी गर्मी डालनी शुरू कर दी कि वह एक ज्वाला में बदल गई। जब श्रेया ने अक्षय के हाथों से आग निकलती हुई देखी तो वह डर के मारे बेड पर ही पीछे हो गई। अक्षय ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, आग पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह अक्षय का वादा है।
अक्षय की बातें सुनकर श्रेया को थोड़ी शांति मिली। उसने हंसते हुए कहा, मैं डर थोड़ी न रही थी, मैं तो ब्रेव गर्ल हूँ, मैं कैसे डर सकती हूँ। तभी श्रेया ने अपने पास से ही एक छोटा सा कागज़ लिया और आग को चेक करने के लिए अक्षय के पास पहुंच गई। उसने कागज़ को अक्षय के आग के बिल्कुल सामने रख दिया। कागज़ आग के पास पहुंचने से पहले आग की गर्मी से ही जलने लगा। श्रेया ने यह देखकर अपने हाथ में जल रहे कागज़ को दूर फेंक दिया और अपने हाथ से तालियां बजाने लगी। वाह, यह तो असली आग है, श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षय यह सुनकर मुस्कुरा सा गया। वह भी शक्तियों को छुपा छुपा कर थक गया था। उसका भी मन करता था अपना सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करने का। अक्षय ने श्रेया से कहा, तो हमारी छोटी गुड़िया आप किसी से अक्षय की बात को बीच में रोकते हुए श्रेया ने आगे की बात कही, यह सीक्रेट शेयर नहीं करेंगी? फिर श्रेया ने हंसते हुए कहा, पक्का वाला वादा, श्रेया किसी को आपके बारे में नहीं बताएगी। अक्षय ने फिर श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं मैं इन घास फूसों से कैसे दवाई बनाता हूँ। इतना कहकर अक्षय ने अपने साथ लाई सारी जड़ी बूटियों को इधर उधर फैला दिया। फिर उसने थैले में से दवाई बनाने के लिए एक लोहे की अपने हाथ के ही बराबर छोटी सी कड़ाही निकली और उसे अपने हाथ की आग के ऊपर रख दिया और फिर धीरे धीरे उसमें अपने साथ लाई गई जड़ी बूटियों को पकाने लगा। कुछ ही देर में पूरे कमरे में एक अलग प्रकार की खुशबू फैल गई। श्रेया ने जब यह खुशबू सूंघी तो उसे अपने अंदर एक अलग प्रकार की फुर्ती और ऊर्जा महसूस हुई। उसकी सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई हो। श्रेया इस वक्त अक्षय को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में अक्षय ने दवाई सफलतापूर्वक बना दिया। उसने कड़ाही का सारा पिंक लिक्विड एक कांच की शीशी में कैद कर लिया। दवाई बनाने के बाद अक्षय सीधा उस छोटी सी लड़की श्रेया के पास चला गया। श्रेया चुपचाप एक कोने में लेटी हुई थी। अक्षय ने श्रेया के माथे पर अपना हाथ फेरा। जैसे ही अक्षय ने अपना हाथ फेरा, श्रेया को अलग ही शकुन मिला। उसे सर पर एक गर्मी में ही अलग तरह की ठंडक मिल रही थी, जिसे देखकर श्रेया चौंक गई। उसने चौंकते हुए पूछा, बर्फ सी ठंडक? अक्षय ने अपने दूसरे हाथ से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। सुशांत श्रेया अक्षय की बात को समझते हुए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक यूं ही सर पर अक्षय के ठोकने के बाद श्रेया नींद के आगोश में घिर जाती है, जिसे समझकर अक्षय अपना हाथ उसके सर से हटाता है और प्यार से उसके माथे पर चुंबन कर कर उसके बगल में सो जाता है। अगले दिन अक्षय आज सुबह सुबह 3 बजे ही उठ जाता है। वह उठकर देखता है उसके बगल में उसका हाथ पकड़े श्रेया शांति से लेटी हुई थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपना हाथ श्रेया की पकड़ से छुड़ाया। फिर वह तैयार होने चला गया। नहाकर अक्षय ने देखा तो श्रेया अभी भी सो रही थी। उसने पहले नीचे होटल से सुबह का नाश्ता ऑर्डर किया और फिर श्रेया को जगाने चला गया। उसने श्रेया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, श्रेया अब सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। श्रेया ने नींद में ही करवट बदलते हुए कहा, सोने दो ना पापा, बस 5 मिनट, अभी उठ जाऊंगी। अक्षय ने मुस्कराते हुए कहा, मैं आपका पापा नहीं भैया हूँ, अक्षय भैया, और तुम इस वक्त मेरे साथ में हो। श्रेया ने एक बार फिर नींद में ही कहा, अच्छा भैया जी 5 मिनट बस प्लीज़। अक्षय ने आगे श्रेया से कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा रिंग हुआ। अक्षय ने तपाक से दरवाज़ा खोला तो सामने अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए एक वेटर खड़ा था। अक्षय ने वेटर के हाथ से खाने की ट्रे ली, जिसके बाद वह वेटर वापस चला गया। अक्षय जैसे ही ट्रे रखने पीछे मुड़ा, उसने देखा उसके पीछे आंख मलते श्रेया खड़ी है। अक्षय ने श्रेया से हैरान होते हुए पूछा, तुम कब जग गई? इस पर श्रेया एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, आपने सोने ही कहाँ दिया, सारी नींद खराब हो गई, कितना अच्छा सपना था वह। फिर श्रेया अपने सपने के बारे में बताने लगी। पीटे है भैया, मैंने सपने में आपको देखा, मैं इधर लेटी हुई थी, तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा हमारे होटल में घुस जाता है। वह एनाकोंडा इस पूरे होटल से भी बड़ा था। पूरे होटल में तबाही का माहौल था। तभी वह एनाकोंडा सब कुछ तोड़ता हुआ मेरे पास बढ़ा। उसने मुझे खाने के लिए अपना इतना बड़ा मुंह खोला। श्रेया ने इस वक्त अपना पूरा मुंह खोला हुआ था और अपने दोनों हाथों को वह जितना फैला सकती उतना फैलाते हुए उसने उससे एनाकोंडा का मुंह दिखाने की कोशिश की थी। अक्षय मन ही मन हंसे जा रहा था, पर उसने चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन बनाया हुआ था कि उसे श्रेया की कहानी का बड़ी देर से इंतजार कर रहा हो। क्या होगा श्रेया की कहानी में आगे? क्या श्रेया को एनाकोंडा खा जाएगा या होगा कोई चमत्कार? आखिर जब अक्षय पहुंचेगा स्कूल तो क्या होंगे सबके रिएक्शन? 39 हॉस्पिटल में हंगामा। श्रेया ने आगे कहा, तभी कहीं से आते हुए मुझे भैया आप दिखे, आपका पूरा शरीर आग से जल रहा था। आपने घिंचाकर एक ऐसे जोरदार फाइट एनाकोंडा के मुंह पर मारा। आपका छोटा सा हाथ उस बड़े से एनाकोंडा के सामने किसी चींटी जैसा लग रहा था, बिल्कुल छोटा सा, पर जैसे ही आपका हाथ एनाकोंडा से खुले मुंह से टकराया, एनाकोंडा होटल की दीवार तोड़ता हुआ बहुत दूर चला गया। अक्षय ने श्रेया से पूछा, फिर क्या हुआ आगे? होटल तो पूरा टूट गया होगा, तो तुम गिर भी रही होंगी। श्रेया ने उदास स्वर में बोला, हाँ ऐसा हुआ तो था, पर तब आप मुझे बचाने की जगह आप मुझसे कहने लगे, श्रेया अब सुबह हो चुकी है, उठ जाओ उठ जाओ। और फिर क्या मैं थापक से होटल से नीचे गिर गई और मेरी नींद खुल गई। श्रेया ने फिर अपना बड़ा सा मुंह फुला लिया और कहने लगी, आपने मुझे बचाया नहीं, आप गंदे भैया हो मेरी और आपकी कट्टी। अक्षय ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, तो अब मैं अपनी प्यारी गुड़िया को मानने के लिए क्या कर सकता हूँ? तभी श्रेया ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक जादू की झप्पी और ढेर सारी चॉकलेट। अक्षय ने हंसते हुए श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी नाक को पकड़कर कहने लगा, आजकल तुम बहुत शैतान हो गई हो।
इस पर श्रेया जल्दी से बोलती है, कल ही तो हम मिले थे, फिर मैं आज कैसे शैतान हो सकती हूँ। अक्षय ने इस पर हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा माफ़ करो, पहले जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर लो, आज हमें उन आंटी के पास भी तो जाना है और तब होगा एक और जादू। श्रेया यह सुनकर जल्दी से अक्षय की गोद से उतरती है और एक अच्छे बच्चे की तरह अक्षय के साथ ब्रश करने लगती है। अक्षय ने भी अपनी छोटी बहन को बड़े प्यार से संभाला था, इसलिए उसे बेबी संभालने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। श्रेया को नहला धुलाकर अक्षय ने श्रेया से कहा, अब सच में लग रही हो ना तुम परी। फिर दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त श्रेया अक्षय से कहती है, भैया खाना तो सच में यहाँ का बहुत टेस्टी है, हमारे यहाँ तो बस घास बनती है और मम्मी कहती रहती है हरी सब्जी खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, और एक राज की बात बताऊँ, मम्मी को खुद भी हरी सब्जी पसंद नहीं है। खाना खाने के बाद अक्षय और श्रेया दोनों अक्षय की न्यू रोल्स रॉयल्स में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल गए। कुछ ही देर में सड़क पर भागती हुई रोल्स रॉयल्स हॉस्पिटल पर जाकर रुकी। अक्षय सीधा जाकर रोहिणी के वार्ड में चला गया। अक्षय ने ध्यान दिया, हॉस्पिटल के आसपास बहुत भीड़ जमा थी। अक्षय भीड़ को हटाता हुआ वार्ड के अंदर गया। वार्ड के अंदर जाने पर जैसे अक्षय की सांसें ही थम गई, सामने रोहिणी मैम बार बार मुंह से झाग निकाल रही थी। अक्षय को देखते ही पता चल गया, शायद रोहिणी मैम ने अपने आप को मारने के लिए जहर खाया है। अक्षय लगातार रोहिणी के पास बढ़े जा रहा था। यह देखकर रोहिणी के पास का एक डॉक्टर अक्षय की तरफ बढ़ा। उसने अक्षय से नर्म स्वर में कहा, सर आप प्लीज बाहर। इससे आगे वह डॉक्टर बोलता तब तक अक्षय ने एक मुक्का उसे जमा दिया था। डॉक्टर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर एक दीवार से टकरा गया और उसने अपने मुंह से खून की उल्टी करनी शुरू कर दी। बाकी के डॉक्टर यह देखकर अंदर तक डर गए। वह चुपचाप रोहिणी से दूर हो गए। अक्षय ने पानी की बोतल रोहिणी को पकड़ा दी और अपने दूसरे हाथ से रोहिणी का हाथ पकड़ उसमें प्योर एनर्जी डालने लगा। अक्षय को रोहिणी को पानी पिलाना उनमें से एक डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा। उसने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, पानी देने से पेशेंट की तबीयत और ख़राब हो जाएगी, फिर इन्हें बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अक्षय ने एक बार अपनी लाल आंखों से डॉक्टर को घूरा, जिससे वह बिल्कुल शांत हो गया। फिर अक्षय ने पानी रोहिणी के मुंह में पिलाना शुरू कर दिया। रोहिणी ने भी झटपट अक्षय के बोतल का सारा पानी किसी प्यासी लोमड़ी के समान पी लिया। पानी पीते ही रोहिणी की आंखें जैसे खुल गई हो। अब तक रोहिणी की आंखें बंद थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, फिर अपने सामने बैठे चेहरे को जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो उस तरह रोहिणी अक्षय को देखने लगी। रोहिणी ने धीमे स्वर में अक्षय से कहा, अक्षय तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ना, मैं अब जीकर क्या ही कर लूंगी। अक्षय ने रोहिणी को सांत्वना देते हुए कहा, मैम आप तो एक टीचर है, टीचर जो दूसरों को मोटिवेशन देते हैं, और आप खुद ही मोटिवेशन खो रही हो। इस पर रोहिणी ने कहा, टीचर हूं तो क्या हुआ, हूं तो एक अबला नारी ही ना, एक कमज़ोर नारी जो हार चुकी है। तुम नहीं समझ सकते एक लड़की की सोच को। अब मेरे इस चेहरे के साथ कौन ही मेरी तरफ देखेगा? एक लड़की का बचपन से ही सपना होता है उसे कोई अच्छा वर मिले, मेरे साथ कौन ही शादी करने को तैयार होगा? अक्षय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको इस चेहरे से ही परेशानी है ना, वह तो ठीक हो सकता है। इस पर रोहिणी उदास स्वर में कहती है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी डॉक्टर ने मना कर दिया है, ऐसे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी का कोई 0% सक्सेस रेट है। अक्षय ने रोहिणी का कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, नहीं मैं प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूं। इतना कहकर अक्षय ने अपने बैग से पिंक लिक्विड से भरी एक कांच की शीशी निकाली। जैसे ही शीशी का ढक्कन खुला, पूरे रूम में एक खुशबू फैल गई। सब जैसे खुशबू में ही खो गए। अक्षय ने चुपचाप दवाई की कुछ बूंदें रोहिणी के जले हुए हिस्से पर डाल दिया। वह हिस्सा जो अभी कुछ देर पहले बुरी तरह से जला हुआ था, वह किसी जादू की तरह भरने लगा। रोहिणी ने भी महसूस किया, उसका चेहरे पर कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा है। उसने एक जगह से चेहरा छूकर देखा तो उसने पाया वहां के सारे घाव सब कुछ जैसे गायब हो गए हो। रोहिणी ने खुश होते हुए अपना चेहरा हॉस्पिटल के ही शीशे में देखा। उसने पाया उसका आधा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। अक्षय ने दवाई की कुछ और बूंद रोहिणी के चेहरे पर लगा दिया और देखते ही देखते रोहिणी का पूरा चेहरा ठीक हो गया। उधर डॉक्टर्स भी यह नज़ारा देखकर चकित थे। पहले पानी पिलाकर जहर से पीड़ित इंसान को बचा लिया, फिर एक खुशबूदार दवाई लगाकर उसके सारे घाव भी चुटकियों में भर दिए। ऐसा करिश्मा तो उन्होंने अपने 20 साल के अनुभव में कभी भी नहीं देखा था। जैसा करिश्मा एक 18 से 19 साल के बच्चे ने मुमकिन कर दिया था। उधर श्रेया भी एक कोने में मुंह खोले सब देख रही थी। श्रेया जल्दी से रोहिणी के पास गई। उसने अपने छोटे हाथों से रोहिणी के चेहरे को छूते हुए कहा, आंटी आप तो बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही हो। तभी हॉस्पिटल में कहीं से 10-20 गार्ड्स अपने हाथ में डंडा लिए आ गए। उन्हें देखकर जो डॉक्टर अभी तक एक कोने में गिरा हुआ था, वह अपना खून पोंछते हुए उठा। क्या गार्ड्स अक्षय की पिटाई कर देंगे? आखिर क्या होगा सबका रिएक्शन? चफौटी मिथिलेश इम्प्रेस। गार्ड्स को देखकर रोहिणी चौंक गई। उसने चौंकते हुए अक्षय से पूछा, यह सब क्या है? अक्षय ने शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं मैम, आप आराम करिए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। बाकी के डॉक्टर ने भी जब गार्ड्स को देखा तो वह भी चौंक गए, क्योंकि उनमें से भी किसी ने गार्ड्स को नहीं बुलाया था। तभी उनमें से ही एक डॉक्टर ने गार्ड्स से कहा, तुम्हें किसने बुलाया है? वैसे यहाँ का मामला साफ हो गया है, तुम अब जा सकते हो। तभी एक जोरदार आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिस डॉक्टर को चोट लगी थी उसने अपने मुंह का खून थूकते हुए कहा। फिर वह एक जगह खड़े उस डॉक्टर को देखता है जो अभी गार्ड्स को बाहर जाने का निर्देश दे रहा था।
वह उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, रमन मुझे तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी, मतलब कोई तुम्हारे सीनियर को मारता है और तुम कह रहे हो सारा मामला साफ हो गया है। इस पर वह डॉक्टर कहता है, पर लाल जी यह लड़का। सूरज लाल उसे आगे कहने से रोकते हुए अपना हाथ उठाता है और कहता है, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सूरज लाल आगे गार्ड्स की तरफ देखकर कहता है, हाथ पैर तोड़ दो इस लड़के के। फिर वह अक्षय की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत कर, तेरा इलाज मैं खुद करूंगा, तभी तुझे हम जैसे डॉक्टर की अहमियत समझ आएगी। अक्षय सूरज लाल की तरफ देखकर कहता है, हाँ माना मुझसे गुस्से में एक गलती हो गई, मैं तो अपनी गलती सुधारने के लिए आपको अभी ठीक करने वाला था, पर शायद आपको जल्दी ठीक होने का कोई शौक ही नहीं है। अब तक एक गार्ड अक्षय के नज़दीक आ गया था। अक्षय ने एक मुक्का उसे जमा दिया। गार्ड भी डॉक्टर के समान ही दूर जाकर गिरा। इससे पहले वह उठता उसने महसूस किया एक और गार्ड भी उड़ता हुआ उसी के ऊपर आ गिरा है। अभी 1 मिनट भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था कि सारे गार्ड्स एक ही जगह एक के ऊपर एक करके गिर गए। गार्ड्स अभी भी उठने ही हालत में थे, पर फिर भी न जाने क्यों वह अपनी आंखें तक नहीं खोल रहे थे। 2 गार्ड हिम्मत कर एक दूसरे का हाथ पकड़े अक्षय के ऊपर एक साथ कूद पड़े पर अक्षय ने अपनी 2 मुट्ठी हवा में घुमाते हुए उन दोनों के पेट पर मार दिया, जिससे वह वापस से पिछली जगह पर जाकर गिर गए। सूरज लाल भी अब तक डर गया था। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, तुम बस अभी रुको, अब तो तुम्हारी लाश ही हॉस्पिटल के बाहर जाएगी। भले ही वह कितना भी अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा हो, तब भी उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। तभी हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर और इस हॉस्पिटल के 70% के शेयर होल्डर मिथिलेश जी वहां आ गए। मिथिलेश साहब को देखते ही उस डॉक्टर का धड़कता हुआ कलेजा कुछ हद तक हुआ। वह झटपट मिथिलेश जी के पीछे छुप गया। उसने पीछे से ही कहा, सर यह लड़का हमारे होटल में हंगामा कर रहा था। मिथिलेश जी ने जब यह सुना तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह पीछे घूमे और एक जोरदार थप्पड़ सूरज लाल को जमा दिया। सूरज लाल की जान तो पहले से ही हलक में अटकी हुई थी। जब मिथिलेश जी का जोरदार चाटा पड़ा तो वह तो बस खड़े खड़े ही जैसे मर गया हो। उसने अपना हाथ अपने सूजे हुए गाल पर रखा और सवालिया नजरों से मिथिलेश जी की तरफ देखने लगा। मिथिलेश जी ने अपनी बात कही, पता है सूरज, तुम्हें यह थप्पड़ क्यों पड़ा? तुम्हारी पहली गलती, तुम मामला शांति से भी सुलझा सकते थे, पर तुम्हें तो बदला लेना था। तुम्हारी दूसरी गलती, तुम्हारे सामने इतना बड़ा टैलेंट खड़ा है फिर भी तुम इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। और तुम्हारी तीसरी गलती, तुमने यह सोचने की गलती की कि मेरे हॉस्पिटल में इतना बड़ा हंगामा होगा और मुझे खबर भी नहीं होगी। मैंने इतने बड़े बड़े CCTV कैमरा ऐसे ही नहीं लगाए। सूरज सर झुकाए कहता है, पर सर पहले हमला तो इसी लड़के ने किया था। इस पर मिथिलेश जी जवाब देते हैं, अच्छा माना इस लड़के की गलती है, इसने आप पर हमला किया और आपकी गलती नहीं है। आप मेरे बाद सबसे सीनियर डॉक्टर है और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ हॉस्पिटल में कोई जहर लेता है और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बैठती। इससे हमारा और हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो सकता था और एक लड़की की जान भी चली जा सकती थी, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? बस आप तो मौज उड़ाए और दूसरों की गलती निकालिए और हॉस्पिटल में गुंडागर्दी करिए। मिथिलेश जी की डांट सुन डॉक्टर का चेहरा शर्म से झुक जाता है। मिथिलेश जी अपनी बात को खत्म करते हुए एक आखिरी लाइन कहते हैं, सूरज जी, दूसरों की गलती निकालने से पहले एक बार अपने गिराबान में झांक लेना चाहिए, कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं है। अक्षय को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षय रोहिणी और श्रेया को लेकर बाहर निकलने लगा, तभी यह देखकर पीछे से मिथिलेश जी ने अक्षय को टोका, जरा रुकिए। मिथिलेश जी ने आगे कहा, सर क्या आज रात आप सब मेरे घर डिनर पर आ सकते हैं? इससे पहले अक्षय कुछ कहता रोहिणी ने ही जल्दबाजी में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने हमें इस फालतू के झमेले से बचाया, हम इतना तो कर ही सकते हैं। मिथिलेश जी ने फिर एक कार्ड अक्षय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा पर्सनल कार्ड, इस पर मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों लिखा है। फिर अक्षय और रोहिणी दोनों निकल गए। अक्षय ने हॉस्पिटल से निकलकर रोहिणी से पूछा, रोहिणी सॉरी मैम, अब आप कहाँ जाएंगी? रोहिणी ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे तुम तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, वैसे जहाँ तक बात रही जाने की, तो मैं अभी कुछ दिन तक अपने घर पर अकेले रहना चाहती हूँ और तुम कॉलेज जा सकते हो। जहाँ तक बात रही इस बच्ची की, तो यह तब तक मेरे पास रह लेगी। अक्षय ने लंबी सांस लेते हुए हामी भर दी। फिर उसने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम इनके साथ कुछ देर तक रुक सकती हो। श्रेया ने भारी मन से हामी भरते हुए कहा, पर भैया प्रॉमिस करो आप मुझे फेयर घुमाने ले चलेंगे। अक्षय श्रेया से वादा करके वहां से कॉलेज की ओर निकल गया। आखिर क्या होगा जब अक्षय कॉलेज पहुंचेगा? कॉलेज में सभी लड़के लड़कियों का रोल्स रॉयल्स देखकर कैसा रिएक्शन होगा? रेशमा जब अक्षय को जिंदा देखेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट FM नॉवल या पॉकेट FM पर। और आपका पॉकेट FM पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स। थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह। Join the Telegram channel, link in description. Follow my Instagram account, link in description.